डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 31। शिवी डर की वजह से गाड़ी के दरवाजे से चिपकती ही जा रही थी। तभी शिवांश ने अपनी गुस्से से भरी नजरों से शिवी की तरफ देखा। शिवी की हिम्मत नहीं हो रही थी शिवांश की तरफ देखने की। उसने अभी भी अपनी नजरें नीचे की हुई थी और डर से वह इधर उधर देख रही थी। शिवांश ने शिवी की बांह पकड़ झटके से उसे अपनी तरफ खींचा तो शिवी डर और हैरानी से आंखें बड़ी किए शिवांश की आंखों में देखने लगी। इस वक्त उसका चेहरा शिवांश के चेहरे के बहुत करीब था और उसकी मासूम सी आंखों में बसा हुआ डर उसे बहुत भी ज्यादा इनोसेंट बना रहा था। पर शिवांश पर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा हावी था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर निखिल के साथ शिवी को देखकर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या वह शिवी पर अपना हक समझने लगा है? पर फिलहाल के लिए शिवांश इन बातों को नहीं समझना चाहता था। उसे तो बार बार निखिल और शिवी का करीब आना ही याद आ रहा था और यह बात पता नहीं उसे क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब आगे शिवी डरी सहमी नजरों से शिवांश की तरफ देख रही थी और डर की वजह से उसकी आंखों में हल्की सी नमी भी उतर आई थी। शिवांश ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैंने तुम्हें निखिल से मिलने से मना किया था कि नहीं शिवी? बोलो। शिवांश ने यह बात धीरे से मगर एक डरा देने वाली टोन में कही थी। शिवी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया तो शिवांश ने एक बार फिर पूछा, तब तुम आज निखिल के साथ क्या कर रही थी? रहा नहीं जाता ना तुमसे निखिल के बिना। कहते हुए शिवांश की पकड़ शिवी की नाजुक सी बांह पर कसती जा रही थी, जिस वजह से शिवी को अपनी बांह में तेज दर्द हो रहा था। लेकिन फिलहाल शिवी को इस दर्द से भी ज्यादा शिवांश से डर लग रहा था। शिवी ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो मैं निखिल से मिलने नहीं गई थी, मैं रिया के घर गई थी। वहीं पर ही मुझे निखिल मिल गया था, तो उसने ही मुझसे जिद की थी कि हम तीनों कहीं बाहर जाए, तो बस इसीलिए। शिवांश ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, ओ तो तुम्हें तो वैसे भी एक मौका ही चाहिए था कि कब निखिल के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले और वह मौका तुम्हें मिल गया और तुमने उस मौके का फायदा भी उठाया। रिया तो सिर्फ एक बहाना थी, असल में तुम वहां निखिल से ही मिलने गई थी। शिवी ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाया, नहीं मैं उससे मिलने गई थी, मेरी बात का भरोसा करो, मैंने बताया ना कि वो मुझे वही मिल गया था। शिवांश ने एक नफरत भरी स्माइल के साथ कहा, भरोसा और तुम पर? आहम, तुम जैसी झूठी और गिरी हुई लड़की से मैं और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। अभी भी तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मेरे सामने मेरी आंखों में देखते हुए तुम झूठ बोल रही हो। लगता है कि तुम मेरी पिछली दी हुई सजा को भूल गई हो, या फिर मुझे तुम्हें उस वक्त छोड़ना ही नहीं चाहिए था, है ना? फिर शिवी को अपने और करीब करते हुए, मे बी यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर डिजायर्स एंड फिजिकल नीड्स, दैट्स व्हाई यू वेंट टू मीट निखिल, राइट? शिवांश की बात सुनकर शिवी कुछ पल के लिए तो जम सी गई। शिवांश उसे अक्सर जहर बुझी बातें सुनाता ही रहता था, लेकिन आज शिवांश ने जो बात उसे कही थी वह बातें शिवी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह महसूस हो रही थी। शिवी ने कसकर अपनी आंखें बंद की और कहा, प्लीज मेरे बारे में ऐसी बातें मत कीजिए, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो शिवांश ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम कैसी हो यह मुझे अच्छे से पता है, एंड आई गेस यू आर नॉट अ वर्जिन। शिवांश की बातें अब शिवी की बर्दाश्त से बाहर थी। वो रोते हुए शिवांश की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, आप मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते, आप मुझे इतना गलत मत समझिए, मैं ऐसी नहीं हूँ। कुछ तो रोने की वजह से और कुछ शिवांश की बेशर्मी भरी बातों की वजह से शिवी का चेहरा पूरा लाल हो गया था। पर शिवांश को उसके रोने पर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। वह तो बस अपना गुस्सा, अपनी भड़ास उस पर निकालकर खुद को शांत करना चाहता था, और वो हमेशा वह ऐसा ही तो करता था, बिना मासूम सी शिवी के इमोशन की परवाह किए बिना। शिवांश ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा झूठ बोल रहा हूं मैं। वेल, टुडे आई विल टेस्ट वेदर यू आर रियली अ वर्जिन और नॉट। कहकर शिवांश ने झटके से शिवी की बांह को छोड़ दिया और अपनी तरफ का डोर ओपन कर बाहर आया। फिर वो शिवी की तरफ का डोर ओपन कर उसे खींचकर उसे बाहर निकाला। पीछे की सीट का डोर ओपन कर उसे वापस अंदर की तरफ धकेल दिया। शिवी डरी सहमी सी पीछे की तरफ खिसकते हुए से दरवाजे से सटकर बैठ गई। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं वैसी नहीं हूँ, पर आप प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा ना, मैं निखिल से मिलने नहीं गई थी, वह मुझे रिया के घर ही मिल गया था।
शिवी लगभग शिवांश के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, पर शिवांश को शिवी पर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। शिवांश और अंश का गुस्सा एक जैसा ही था। दोनों को अपने गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे और हद से ज्यादा बेरहम भी। उसने अपने कोट को उतारकर फ्रंट सीट पर फेंक दिया और फिर अपनी शर्ट की बटन ओपन करते हुए कहा, तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम्हें तो इन सब चीजों की आदत है ना, और तुम्हारे साथ यह सब कुछ पहली बार तो नहीं हो रहा है। कहकर शिवांश उसके बगल में आकर बैठ गया और उसने गाड़ी का डोर बंद कर दिया। शिवी इस वक्त डर की वजह से कांप रही थी, क्योंकि पिछली बार शिवांश ने उसके साथ जानवरों जैसा बिहेव किया था। कई दिन तक तो वह उस डर से निकल नहीं पाई थी। शिवांश ने उसका पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे शिवी पूरी तरह से सीट पर लेट गई। शिवांश उसके ऊपर आते हुए बोला, ये रोने धोने का ड्रामा करना बंद करो, क्योंकि अंदर ही अंदर तो तुम बहुत खुश होंगी, क्योंकि तुम तो यही चाहती थी ना। शिवी ने शिवांश के सीने पर हाथ रख उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, पर आप तो तानिया दी से प्यार करते हैं ना, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो शिवांश ने शिवी के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर करते हुए कहा, या आई लव हर, पर तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मैं तुम्हारा पति भी तो हूँ। मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है। कहने के साथ ही शिवांश ने शिवी के गले से दुपट्टे को खींच दिया और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, रोना बंद करो, क्योंकि तुम भी जानती हो तुम्हारे आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहकर शिवांश ने शिवी की नेक को बुरी तरह से बाइट करना शुरू कर दिया। शिवी के मुंह से दर्द भरी चीखें निकलने लगी और वो पहले से भी ज्यादा शिवांश की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी। वही शिवांश ने पूरी तरह से शिवी को अपने काबू में किया हुआ था। शिवी रोते हुए एक ही बात बोले जा रही थी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। शिवांश पर शिवी के रोने का और न ही उसकी बातों का कोई असर हो रहा था। उसे तो बार बार निखिल का शिवी को छूना ही याद आ रहा था, और जिस तरह से शिवी निखिल से हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसकी कंपनी को एंजॉय कर रही थी, ये बात पता नहीं क्यों शिवांश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब जब उसे यह बातें याद आ रही थी वह उतना ही ज्यादा शिवी के साथ बेरहमी से पेश आ रहा था। इसी के साथ शिवी का रोना और गिड़गिड़ाना भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि शिवांश उसे बहुत दर्द पहुंच रहा था। तभी शिवांश की पॉकेट में रखा हुआ फोन रिंग करने लगा। उसने एक नज़र अपना चेहरा उठाकर एक नज़र शिवी की तरफ देखा, जिसका रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था। शिवी का छोटा सा फेस रोने से पूरा लाल हो गया था और उसकी आंखें भी रोने की वजह से सूज गई थी। शिवांश झटके से उसके ऊपर से उठा और अपनी पॉकेट से फोन निकाला। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं नंबर को देखकर उसके चेहरे पर जो पहले गुस्सा और नफरत की एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे अब एकदम हैरानी और खुशी के मिले जुले एक्सप्रेशन में चेंज हो गए। उसने जल्दी से फोन पिक कर अपने कान पर लगा लिया और एक ही सांस में बोला, कहाँ हो तुम? बोलो कब आ रही हो वापस? और तुम ऐसे क्यों चली गई थी? शिवांश ने एक साथ ही कई सारे सवाल सामने वाले पसंद से पूछ लिए थे, जो वह कोई और नहीं तान्या थी। तभी तान्या ने कुछ ऐसा कहा जिससे शिवांश के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने तान्या से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। दूसरी तरफ से फोन कट चुका था। शिवांश ने फोन की तरफ देखा, अब उसके फेस पर एक खुशी नजर आ रही थी। तभी उसका ध्यान शिवी के सिसकने की आवाज पर गया। शिवी अभी भी सीट पर लेटे हुए सुबक रही थी। शिवी को देखकर शिवांश के फेस पर एक बार फिर गुस्सा नजर आने लगा। वो एक बार फिर शिवी की तरफ झुका और उसका गला पकड़ते हुए कहा, कुछ दिन और, उसके बाद तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाओगी। फिर उसके बाद तुम्हें जो करना है, जहाँ रहना है, जिसके साथ रहना है, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन तभी उसने अपनी पकड़ शिवी के गले पर कसते हुए कहा, लेकिन जब तक तुम में से शिवी शिवांश खुराना हो तब तक मुझे तुम्हारे आसपास निखिल नजर नहीं आना चाहिए, वरना तुम जानती हो ना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। शिवांश की पकड़ अपने गले पर मजबूत होते ही शिवी ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लिया, क्योंकि शिवांश ने उसकी नाजुक सी गर्दन को बहुत बुरी तरह से दबाया हुआ था, जिस वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और की आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। शिवांश ने फिर अजीब सी स्माइल के साथ कहा, वो वापस आ रही है तो अब तुम्हारा भी मेरी लाइफ से जाना तय है। कहकर उसने झटके से शिवी की गर्दन को छोड़ दिया और वहां से बाहर चला गया। लेकिन उसका ध्यान तो शिवांश की कही हुई आखिरी लाइन पर था कि वो वापस आ रही है। हीर का घर। पूरी फैमिली डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई रात का डिनर कर रही थी। दादी जो अभी अपने रूम में थी, वह अपना फोन पकड़े हुए बाहर आए और अजय जी से बोली, अजय खुशखबरी सुन बेटा, मैंने हीर के रिश्ते की बात हरिशंकर प्रसाद जी के बेटे से तय कर दी है और वह लोग कल ही हमारी हीर को देखने के लिए आने वाले हैं। अपनी दादी की बात सुनकर हीर जो इस वक्त सिर झुकाए चुपचाप खाना खा रही थी,
वो अपनी चेयर से खड़ी हुई और वहां से चली गई। सुधा ने अपनी बेटी को जाते हुए देखा और फिर अपनी सास से कहा, माँ जी, इतनी भी क्या जल्दी थी, कुछ दिन तो रुक जाते। तो दादी ने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा, तो देर भी किस बात की करनी है, शादी तो करनी है ना। और मैं तो सोच रही हूँ चटमंगनी और पटब्याह हो जाए, बस वह लोग कल हमारी हीर पसंद ले, फिर कल की कल मैं पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख भी निकलवा लूंगी। मैं तो सोच रही हूँ कि एक हफ्ते में ही यह सारा काम हो जाए तो हमारे सिर से भी एक बोझ उतर जाए। कहकर हीर की दादी अपने रूम में चली गई। ऋषभ, जो काफी देर से अपनी दादी की बात सुन रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसकी दादी ने उसकी बहन को बोझ कहा। उसने सुधा से कहा, माँ, दादी हमेशा दी को बोझ क्यों समझती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुधा ने अजय जी की तरफ देखा और फिर बात बदलते हुए ऋषभ से कहा, ऋषु, अगर तुमने खाना खा लिया है तो हीर के पास चले जाएं बेटा, तुम्हारी दी इस वक्त थोड़ा परेशान है। ऋषभ भी अब उठकर हीर के रूम की तरफ चला गया। सुधा जी ने अजय जी से कहा, अजय जी, ये सब कुछ जल्दी नहीं हो रहा है। तो अजय जी ने कहा, जो हो रहा है सही हो रहा है, और अब मैं खुद भी चाहता हूँ कि हीर की शादी जल्द से जल्द हो जाए। और हाँ सुधा, ये बात ध्यान रखना कि हीर की शादी की बात घर से बाहर ना जा पाए, क्योंकि अगर अंश खुराना को इस बारे में पता चला तो कहीं वो फिर से कोई बवाल ना खड़ा कर दे। सुधा जी ने अब कुछ नहीं कहा और एक गहरी सांस लेकर वह भी उठकर किचन में चली गई। 2 दिन बाद माथुर विला। शिवांश की गाड़ी माथुर विला के सामने आकर रुकी। शिवांश जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। हॉल में ही मिस्टर अश्विन माथुर थोड़ा परेशानी से इधर उधर टहल रहे थे। शिवांश जल्दी से उनके पास आया और बोला, मिस्टर माथुर, कहाँ है वो? अश्विन माथुर ने शिवांश की तरफ देखा और कहा, अपने रूम में। अश्विन माथुर कुछ और कहने ही वाले थे, लेकिन तब तक शिवांश वहां नहीं रुका और उसने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। शिवांश एक रूम के बाहर पहुंचा और एक गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया और फिर डोर के नॉब पर हाथ रख डोर ओपन कर अंदर की तरफ चला गया। लेकिन रूम पूरी तरह से खाली था। शिवांश की नजरें रहे बड़ी ही बेताबी से पूरे रूम में किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र बालकोनी के खुले हुए डोर की तरफ गई। शिवांश ने अपने कदम बालकोनी की तरफ बढ़ा दिए। शिवांश बालकनी के डोर के पास पहुंचा ही था कि तभी उसकी नज़र रेलिंग के पास खड़ी हुई एक लड़की पर गई, जिससे व्हाइट और ब्लू कलर की लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे जो हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। उस लड़की की बैक शिवांश की तरफ थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो लड़की कहीं खोई खोई सी आसमान की तरफ देख रही है। शिवांश ने धीरे धीरे अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ा दिए। शिवांश ने उस लड़की का नाम पुकारा, तान्या। अपना नाम सुनकर वो लड़की पीछे मुड़ी। ये तान्या ही थी, शिव की सौतेली बड़ी बहन। तान्या भी देखने में काफी खूबसूरत थी। शिवांश को सामने देखकर तान्या की आंखों में नमी उतर आए और कई सारे इमोशन शिवांश की आंखों में भी उमड़ आए थे। उसने झटके से तान्या को गले से लगा लिया और अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। कहाँ चली गई थी तुम? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसे छोड़कर जाने की? कहा था ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तान्या ने कुछ नहीं कहा, बस वो ऐसे ही खड़ी हुई शिवांश की बातें सुन रही थी। शिवांश ने तान्या को थोड़ा दूर किया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी शिवांश पर भरोसा नहीं था? बोलो। न किसी को कुछ बताया, न कुछ बोला और ऐसे ही चली गई। क्यों किया तुमने ऐसा? तान्या ने रुआसी आवाज में कहा, मैं मजबूर हो गई थी शिवांश। उसने मुझे मजबूर कर दिया यहाँ से जाने के लिए। मुझे लगा कि मैं तुमसे दूर रह पाऊंगी, पर इन 4 महीनों में मैंने समझ लिया कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैंने बहुत कोशिश की अपने दिल को समझाने की, लेकिन मैं अपने दिल के ही हाथों हार गई शिवांश, और वापस लौट आई तुम्हारे पास। तो शिवांश ने तान्या की आंखों में देखते हुए कहा, पर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, सुना तुमने? तान्या कुछ देर तक चुप रही, फिर शिवांश से बोली, पर अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है ना उसके साथ, और कहीं उसे पता चला कि मैं वापस आ गई हूं तो मेरे साथ फिर से कहीं कुछ कहते कहते हैं। तान्या रुक गई। उसके चेहरे पर एक डर नजर आने लगा। शिवांश ने थोड़ी सख्ती से कहा, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर उसने अब की बार तुम्हारे साथ कुछ भी किया तो मैं खुद अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगा। इज दैट क्लियर? तान्या ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, नहीं शिवांश, तुम उसके साथ ऐसा मत करना। आखिर वो मेरी छोटी बहन है, चाहे जैसी भी है बहन तो है ना मेरी। कहते हुए तान्या के चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत नजर आ रही थी। शिवांश ने उसे वापस अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मेरे लिए तुम ज्यादा जरूरी हो और कोई नहीं। कहकर शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही तान्या जिसके चेहरे पर अभी दुनिया जहां की मासूमियत नजर आ रही थी, अब उसके फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो चुके थे।
अब आपको तान्या के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। दरअसल तान्या शिवी की बड़ी बहन है। देखने में तान्या भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन शिवी के मुकाबले नहीं। तान्या के चेहरे से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस मासूम से चेहरे के पीछे एक शातिर दिमाग भी छुपा हुआ है। दरअसल तान्या दोहरी जिंदगी जीती है, एक वो जिंदगी जो शिवांश और बाकी सभी लोगों के सामने है, लेकिन उसका असली चेहरा शिवी जानती है, क्योंकि उसने अपनी दूसरी साइड सिर्फ शिवी को ही दिखाई है और किसी को नहीं, यहाँ तक कि अपने डैड को भी नहीं। और यही वजह है कि शिवी कभी भी तान्या के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि शिवी बहुत ही ज्यादा मासूम है और बहुत मजबूर भी। फिलहाल उसकी क्या मजबूरी है ये तो हमें आगे स्टोरी में ही पता चलेगा। रात का वक्त, हीर अपने ही रूम में बेड पर बैठी हुई थी और उसकी बगल में ही उसकी माँ सुधा बैठी हुई थी। हीर काफी खोई खोई सी नजर आ रही थी। सुधा ने हीर हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, हीर, मैं कब से तुमसे बात किए जा रही हूँ बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हीर ने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर अपनी नजरें फेरते हुए कहा, बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं माँ, तो आपसे क्या बोलूं? सुधा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूँ बेटा, तुम नाराज हो ना हमसे, लेकिन हम मजबूर हैं बेटा। मैं खुद नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। हीर ने अपनी माँ के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहा, नहीं माँ, आप यह मत समझे कि मैं आपसे नाराज हूँ। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मैं जानती हूँ जितना आप मेरे लिए कर सकते थे आपने किया, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से अंश खुराना आप लोगों को परेशान करें। लेकिन 2 दिन बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। आज से 1 महीना पहले तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जहां मुझे अपने सारे ख्वाब छोड़ने होंगे। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद हीर ने दोबारा कहा, माँ, कितना अच्छा होता ना हम लोग देहरादून में ही रहते, यहाँ कभी आते ही नहीं, ना हम लोग यहाँ आते और ना वह अंश खुराना मेरे पीछे पड़ता। हीर की बात सुनकर सुधा की आंखों में नमी आ गई। उसे वो दिन याद आ गया जब अजय जी ने पहली बार सभी को मुंबई जाने की बात कही थी। सबसे ज्यादा खुश हीर ही थी। कितनी एक्साइटमेंट रहती थी उसके चेहरे पर, उसकी बातों में। वह हर वक्त बस यही बोलती थी कि वहाँ की बड़ी डांस अकेडमी ज्वाइन करेगी और अपना सपना पूरा करेगी। लेकिन यहाँ आकर तो उससे उसका सपना ही छिन गया। सुधा ने अपनी नजरें नीचे की और चुपचाप अपनी आंखों में आई नमी को पोंछते हुए कहा, हाँ बच्चा, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन एक माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है, और मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूँगी कि तुम्हारा पति तुम्हारी ख्वाहिशों को समझे, तुम्हें इतना प्यार करे कि तुम्हारे ख्वाब पूरे करने में वो तुम्हारा साथ दे। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद, अच्छा बेटा, सादरी पैकिंग हो चुकी है, हमें कल सुबह जल्दी निकलना होगा हरिद्वार के लिए, और तुमने शादी के बारे में किसी से जिक्र तो नहीं किया ना? कहकर सुधा हीर के चेहरे को देखने लगी तो हीर ने अपना सिर न हिलाया और कहा, नहीं माँ, मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। तो सुधा फिर बेड से खड़ी होते हुए बोली, ठीक है, अब तुम सो जाओ, क्योंकि सुबह फिर हमें जल्दी भी जागना है और जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। कहकर सुधा ने प्यार से हीर के सिर पर हाथ फेरा और उसके रूम से बाहर निकल गई। हीर ने अपनी माँ को जाते हुए देखा और एक ठंडी आह भरते हुए कहा, माँ, काश आपकी दुआ फल जाए और मेरा हमसफर मेरे ख्वाबों को और मुझे समझे। सोचकर हीर भी बेड पर लेट गई और उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर अपनी आंखें बंद कर ली। एपिसोड 32। सबसे पहले मुझे आप सभी से एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है कि आप सभी की फेवरेट स्टोरी टॉक्सिक लव पॉकेट एफएम पर ऑडियो में आ चुकी है, तो आप सभी माही और रणवीर की लव स्टोरी को ऑडियो में भी सुन सकते हैं। और जिसने भी इस स्टोरी को ऑडियो में सुन लिया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उन्हें ये स्टोरी ऑडियो में कैसी लगी। स्माइल। बाकी मेरे कई रीडर्स को शिवी के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि किसी किरदार के साथ हम दिल से इतना जुड़ जाते हैं कि हम चाहते हैं कि उसके साथ सब अच्छा हो, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेल लीड अंश और शिवांश दोनों ही हार्टलेस पसंद हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं किरदार की पर्सनैलिटी एक डेविल हार्टलेस पसंद की तरह लिखूं और स्टोरी में उसे काइंड हार्टेड शो करूं। इससे तो स्टोरी ही अलग ट्रैक पर चली जाएगी ना। और जहां तक बात रही शिवी के स्ट्रांग होने की, तो वो वक्त भी आएगा जब शिवी की पर्सनैलिटी काफी स्ट्रांग बनकर उभरेगी, पर अभी उसमें वक्त है। कहानी अब तक। सुधा हीर के चेहरे को देखने लगी तो हीर ने अपना सिर न हिलाया और कहा, नहीं माँ, मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। तो सुधा फिर बेड से खड़ी होते हुए बोली, ठीक है, अब तुम सो जाओ, क्योंकि सुबह फिर हमें जल्दी भी जागना है और जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। कहकर सुधा ने प्यार से हीर के सिर पर हाथ फेरा और उसके रूम से बाहर निकल गई। हीर ने अपनी माँ को जाते हुए देखा और एक ठंडी आह भरते हुए कहा,
माँ काश आपकी दुआ फल जाए और मेरा हमसफर मेरे ख्वाबों को और मुझे समझे, सोचकर हीर भी बेड पर लेट गई और उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर अपनी आंखें बंद कर ली। अब आगे। हरिद्वार। आज सुर्ख लाल रंग के जोड़े में हीर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लाल जोड़े में सजी हीर किसी गुड़िया की तरह मासूम और बहुत प्यारी लग रही थी। हीर मिरर के आगे बैठे हुए एकटक मिरर में अपने अक्स को देख रही थी और सुधा जी उसके सिर का दुपट्टा ठीक करते हुए प्यार से हीर को निहार रही थी। दुपट्टा ठीक करने के बाद सुधा जी माही के सामने ही बैठ गई और प्यार से अपनी गुड़िया रानी के चेहरे को देखते हुए बोले, हीर तुम बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह। हीर में एक ही फीकी सी स्माइल के साथ अपनी माँ की तरफ देखा और अपनी पलकें झुका ली। सुधा जी ने हीर की मुस्कुराहट के पीछे छिपी उसकी उदासी को भांप लिया था। उन्होंने हीर से कहा, हीर, पहले मुझे चिंता हो रही थी कि पता नहीं कैसा घर होगा, कैसे लोग होंगे, लेकिन मैं खुद भी मिली हूँ इन सभी लोगों से, वाकई में ये लोग बहुत अच्छे हैं और मेरी गुड़िया रानी को बहुत अच्छे से रखेंगे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद, लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में पहला कदम ऐसे उदास मन से ना रखो। मैं अपनी हीर के चेहरे पर वही मुस्कान देखना चाहती हूँ जो हमारे घर की रौनक हुआ करती है, वरना मुझे लगेगा कि हमने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। कहते हुए सुधा जी की आंखों में नमी आ गई। हीर ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, आप प्लीज ऐसे उदास मत होइए, और वैसे भी आप लोग मेरे लिए जो फैसला लेंगे हमेशा अच्छा ही लेंगे। बस माँ, मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही है, क्योंकि अचानक से ये सब। फिर माँ आप सभी मुझे यहाँ छोड़कर चले जाएंगे, मुझे तो आप सबकी याद आएगी ना। हीर ने बड़े ही भोलेपन से कहा तो सुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत बेटा, जब वहाँ सब ठीक हो जाएगा तो मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें वहाँ रहने के लिए बुला लूंगी, और फोन तो है ना, जब भी तुम्हारा मन हो बात कर लेना। अच्छा मैं नीचे जाती हूँ सारे काम देखने, जैसे ही पंडित जी कहेंगे तब मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी, वैसे भी तुम रेडी तो हो ही चुकी हो। कहकर सुधा उठी और रूम से बाहर चली गई। हीर एक बार फिर अपने आप को मिरर में देखने लगी। आज हीर वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसकी खूबसूरत झील सी नीली आंखों में एक खालीपन नजर आ था। उसके दिल में एक अजीब तरह की बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तभी हीर की आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो गई। उसे मिरर में ही अंश का अक्स भी नजर आया, जो उसके पीछे ही खड़ा हुआ अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। पहले तो हीर को लगा कि वो कोई बुरा सपना देख रही है, इसलिए उसने 2-3 बार अपनी पलकें झपकाई, लेकिन अभी भी मिरर में अंश ही नजर आ रहा था। हीर ने घबराहट से पलटकर पीछे देखा तो वाकई में अंश उसके सामने ही खड़ा था। उसकी आंखों में बसी शैतानियत हीर साफ देख पा रही थी और उसका चेहरे के एक्सप्रेशन भी इस वक्त काफी डार्क नजर आ रहे थे। अंश को सामने देखकर हीर झटके से अपनी जगह से उठी और घबराई हुई आवाज में बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? अंश ने उसके सवाल को इग्नोर किया और अपने कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा दिए। अंश का चेहरा शांत नजर आ रहा था, पर उसकी आंखों में बसी शैतानियत पहले से भी ज्यादा गहरी नजर आ रही थी। हीर ने अपनी मां को आवाज देने के लिए जैसे ही मुंह खोला, अंश ने आकर झटके से उसके मुंह को अपनी सख्त हथेलियां से दबा दिया। हीर आंखें बड़ी किए अंश की आंखों में देख रही थी। हीर की आंखों में वही खौफ नजर आ रहा था जो अक्सर अंश को देखकर नजर आता था। हीर अंश को दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर अंश ने उस पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत की हुई थी। अब अंश ने धीरे से मगर अपनी गहरी आवाज में कहा, शायद तुम मेरी वार्निंग भूल जाती हो। कोई बात नहीं बेबी, इस बार इसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ूंगा। शादी करने आई थी ना यहाँ पर किसी और के साथ। तुम्हें क्या लगा था कि अंश खुराना को पता नहीं चलेगा? अंश खुराना तुम्हारे पास न होकर भी तुम्हारे आसपास मौजूद रहता है। ये बात तुम शायद भूल गई थी, और शायद तुम्हारे परिवार वाले भी। अब इस गुस्ताखी की एक बड़ी कीमत तुम्हारी फैमिली को चुकानी होगी। अंश की बात सुनकर हीर आंखों में नमी उतर आई कि अब अंश क्या करने वाला है। तभी अंश ने हीर के होठों से अपनी हथेली धीरे धीरे हटाई। हीर डर से कांपने लगी और उसके होंठ भी डर से कांप रहे थे। वह कांपती हुई आवाज नहीं बोली, आप क्या करने वाले हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं? हीर की बात सुनकर अंश पहले तो जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा, फिर एक रूथलेस स्माइल के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? डर की वजह से हीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज आप यहाँ से चले जाए। पहले ही मुझे आपकी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। अब मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरी फैमिली पर कोई परेशानी आए। प्लीज आप चले जाए यहाँ से। अंश ने पहले तो उसे शांत नजरों से घूरा, फिर हीर की कमर में हाथ रख उसे अपने करीब करते हुए कहा, चला जाऊं ताकि तुम किसी और की हो जाओ और आराम से उसके साथ शादी कर सको। हाँ। हीर अंश का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी, छोड़िए मुझे।
अंश की वजह से उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ा था और एक बार फिर से अंश उसकी जिंदगी में तूफान मचाने के लिए वापस लौट आया था। अब हीर को अंश पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। डर के साथ साथ उसके चेहरे पर अब गुस्सा भी नजर आने लगा। उसने अंश को दूर धकेलते हुए कहा, हाँ मैं यहाँ शादी करने आई हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी जहाँ मेरे पापा और माँ कहेंगे, आपसे नहीं। कहकर हीर जैसे ही दरवाजे की तरफ जाने लगी, तभी अंश ने उसकी बाँह पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया और कहा, तुम्हें किसी और के लायक छोड़ूंगा, तब जाकर तुम किसी और से शादी करोगी ना। और कैसा हो अगर मंडप में बैठा हुआ वो लड़का खुद से तुमसे शादी करने से मना कर दे। हीर कन्फ्यूजन से अंश की तरफ देखने लगी कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तभी अंश हीर के चेहरे की तरफ झुका और एक शैतानी स्माइल के साथ कहा, पता है जिसे तुम्हारे माँ पापा ने पसंद किया है, उसकी फैमिली बहुत ही पुराने ख्यालों की है, और वह लड़का भी और वह लोग कभी भी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे जो एक रात किसी और लड़के के साथ बिता कर आए हो और अपनी शादी वाले दिन उसी लड़के के साथ अपने रूम में बंद हो। अंश की बात सुनकर हीर कुछ पल के लिए तो जम सी गई कि अंश क्या यहाँ पर यही सब करने आया है। तभी अंश ने हीर की नेक को स्निफ करते हुए कहा, क्या कोई भी लड़का एक ऐसी लड़की को अपनी बीवी बनाएगा, बोलो। कहकर अंश ने हीर की नेक को एक बार जोर से बाइट किया, जिस वजह से हीर के मुंह से हल्की सी चीख निकली और वह अंश के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर तक धकेलने की कोशिश करने लगी। अंश ने फिर हीर के चेहरे की तरफ देखा और उसकी नीली आंखों में देखते हुए कहा, तुम जितना मुझे बुरा समझती हो ना जान, मैं उससे कहीं ज्यादा बुरा हूँ और आज उसका डेमो तुम्हें दिखा ही देता हूँ। कहकर अंश ने हीर का हाथ कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए रूम से बाहर ले गया। अंश हीर को खींचते हुए मंडप तक ले आया। मंडप में लड़की वाले मतलब हीर का परिवार और लड़के वाले दोनों ही मौजूद थे। हीर के साथ किसी दूसरे लड़के को देखकर लड़के वालों ने हैरानी से आपस में खुसुर फुसुर करना शुरू कर दिया, ये दुल्हन के साथ कौन है? उद्धरण चिन्ह। दादी कभी हीर को तो कभी उसके साथ खड़े अंश को देख रही थी। दादी अंश को नहीं जानती थी, लेकिन हीर के माँ पापा के चेहरे की हवाएं उड़ गई थी अंश खुराना को यहाँ देखकर। वह तो उससे बचने के लिए ही अपनी बेटी को यहाँ लेकर आए थे, लेकिन अंश यहाँ भी आ गया था उसकी बेटी की जिंदगी पर बर्बाद करने। हीर के पापा अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी बेटी का हाथ। हीर रोते हुए अपना हाथ अंश की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। माँ पापा प्लीज मुझे बचाइए। तभी अंश ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और हवा में एक फायर करते हुए कहा, जो जहाँ खड़ा है चुपचाप वहीं खड़ा रहे, वरना इस मंडप को शमशान घाट में बदलने में देर नहीं लगाऊंगा। तभी वहां पर एक साथ कई सारे काले रंग के कपड़े पहने हुए आदमी आकर अपनी पोजीशन में खड़े हो गए। उन सभी के हाथों में गन थी, जिसे उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को टारगेट किया हुआ था। उन आदमियों को देखकर लड़की वाले और लड़के वालों के चेहरे पर खौफ नजर आने लगा। वहीं इन सब को देखकर हीर को अपनी फैमिली की चिंता हो रही थी कि कहीं अंश खुराना अपने पागलपन में उसकी फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन वह लड़का जो मंडप में बैठा हुआ था, वह थोड़ा गुस्से से खड़ा हुआ और अंश से कहा, ये तुम सही नहीं कर रहे हो और तुम हो कौन? क्यों मेरी होने वाली बीवी के हाथ को पकड़ा हुआ है? अंश ने लड़के की तरफ देखा, मैं कौन हूँ? बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। अंश ने फिर एक डेविल स्माइल के साथ हीर को देखा। हीर आंसू भरी आंखों से अंश को देखते हुए अपना चेहरा ना में हिलाते हुए उसे कुछ न बोलने का इशारा कर रही थी। पर अंश ने हीर को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, बेबी अगर मेरी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता ना। अब तुम लोगों ने हिम्मत दिखाई है तो अब ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखो। अंश ने हीर की बाँह पकड़कर उसे आगे करते हुए कहा, देख रहे हो इसके गले पर बाइट के मार्क्स देख रहे हो, मेरे दिए हुए हैं। क्या अब तुम्हें समझ आया कि मेरा और हीर का क्या रिश्ता है? अंश ने जानबूझकर हीर को उस जगह निशान दिया था जिस जगह सभी की नज़र आसानी से पहुंच जाए। हीर अब जाकर अंश की नीयत को समझ पाई थी कि अंश ऐसा क्यों कर रहा है। आगे का सोचकर ही हीर की धड़कनें डर से बढ़ गई। वह आंसू भरी नज़रों से कभी अपनी माँ की तरफ तो कभी अपने पापा की तरफ देख रही थी, जिन पर दो आदमियों ने अपनी गन तानी हुई थी। फिर अंश ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, अगर तुम ये भी नहीं समझ पाए हो तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम जिसे अपनी बीवी बनाने की ख्वाब सजाए मंडप में बैठे हो, वो तो कब की मेरी हो चुकी है, पूरी तरह से। कहने के साथ ही अंश ने हीर की तरफ देखा और अपने एक आया विंक की। हीर ने एक रिक्वेस्ट भरी टोन में धीरे से कहा, प्लीज प्लीज आप मेरा तमाशा मत बनाए, मत करिए ऐसा, मेरी फैमिली की इज्जत मिट्टी में। अंश ने भी धीरे से मगर अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी फैमिली की इज्जत का तमाशा बनाने का, पर तुम लोग मुझे इतनी होशियारी दिखा रहे थे
तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना, और तुम्हें पता होना चाहिए अंश खुराना के खिलाफ जाने का क्या नतीजा होता है। कहकर उसने अपनी ऑर्डर देने वाली टोन में एक आदमी का नाम पुकारा, अधीरा। अंश अभी भी हीर की आंखों में ही देख रहा था। अधीरा अंश का खास आदमी था। वो आगे आया और उसने लैपटॉप पर एक पेन ड्राइव लगाकर उसे एक टेबल पर रख दिया। इसी के साथ उस लैपटॉप में एक के बाद एक कई सारी पिक स्लाइड के साथ चलने लगी। उस पिक में अंश और हीर दोनों ही काफी करीब नजर आ रहे थे। ये पिक उसी रात की थी जब अंश ने हीर को अपने पास रोक लिया था। उन पिक्स को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे अंश और हीर के बीच की सारी दूरियां मिट चुकी हो, क्योंकि वह ही ऐसे एंगल से गई थी। उस पिक को देखकर हीर के माँ पापा की दादी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वही वहां मौजूद सभी लोग एकदम से दंग रह गए और हीर के पापा घुटनों के बल जमीन पर ही बैठ गए। सुधा की भी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने अपने पति की ऐसी हालत देखी तो वह घबरा गई। क्या हुआ आपको? देखिए ये सब झूठ है, आप जानते हैं ना अंश खुराना को, ये कैसा है? हमारी बच्ची ऐसी नहीं है, उसने मुझे खुद बताया था कि उस दिन उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। सुधा ये सब बोलते हुए भूल ही गई कि वहां पर और लोग भी मौजूद हैं। वहीं हीर की दादी गुस्से और हैरानी से सुधा को देख रही थी। तब उस लड़के की मां गुस्से से बोली, इसका मतलब ये सब कुछ जो चल रहा है वह बिल्कुल सही है। आपकी बेटी ऐसी है, हमें नहीं पता था, इसीलिए आपको शादी की इतनी जल्दी थी। हीर की दादी ने बात संभालते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़का झूठ बोल रहा है, हमारी हीर ऐसी नहीं है। तो अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी जी आप ही बताए, क्या कुछ दिनों पहले आपकी पोती एक रात बाहर गुजार कर नहीं आई थी? साबित कीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अंश की बात सुनकर दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर अंश ने तेज आवाज में कहा, ये सारी पिक उसी रात की है। फिर उस लड़के की तरफ देखते हुए, हाँ तो अब बताओ, क्या तुम ऐसी लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहोगे जिसने पहले ही अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया हो? अंश की बात सुनकर हीर वही फ्रिज हो गई। उसका दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया। इस वक्त वो एक पत्थर की मूरत से बनी खड़ी हुई थी। बस उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हरिशंकर प्रसाद ने आगे आकर दादी से कहा, देखिए अजय जी, माना कि हम आप लोगों को पहले से जानते हैं और हमें हीर बिटिया पसंद भी थी, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम ये शादी कर पाएंगे। बेहतर होगा आप अपनी बेटी की शादी उसी इंसान से करवा दें जिसके साथ। कहते हुए हरिशंकर प्रसाद जी रुक गए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटे की तरफ देखकर कहा, चलो यहाँ से, हमें नहीं लगता है कि अब हमें यहाँ रुकने की जरूरत है। हीर की दादी अपना सिर पकड़ वहीं बैठ गई और रोने लगी, हे भगवान, मैंने पहले ही कहा था मत दो लड़कियों को इतनी छूट, लेकिन मेरी तो कोई मानता ही नहीं है। देख लिया ना क्या किया तुम्हारी बेटी ने, नाक कटा कर रख दी हमारी। सुधा अपने पति को संभालने की कोशिश कर रही थी। वही अंश ने हीर की तरफ देखते हुए झूठा अफसोस जताते हुए कहा, फीलिंग बैड, पर क्या करूं, तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर किया। खैर छोड़ो, शादी का मुहूर्त बीत रहा है, हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। कहकर अंश हीर का हाथ खींचते हुए अपने साथ मंडप में ले गया और फिर पंडित से कहा, पंडित जल्दी से मंत्र बोलना शुरू करो और यह शादी 10 मिनट में पूरी कर देना, क्योंकि मुझे अपनी बीवी को जल्द से जल्द मेरे साथ लेकर जाना है। खुद को अंश के साथ मंडप में देखकर हीर अपने होश में वापस आए और अपने पापा की तरफ देखते हुए बोली, पापा मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया पापा। माँ अब तो मुझ पर भरोसा करती है ना, मुझे इनसे शादी नहीं करनी। हीर रोते हुए बोले जा रही थी, पर अंश पर उसके रोने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही अजय जी को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। उन्होंने नजर उठाकर अपनी बेटी की तरफ देखा जो रो रो कर उनके सामने अपनी सच्चाई बयां कर रही थी। लेकिन कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को एक ऐसे बेरहम इंसान के हाथों नहीं सौंप सकते थे। वो जैसे ही अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़े, अंश के आदमियों ने आकर अजय जी का रास्ता रोक लिया। अजय जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं जानता हूँ ऐसा कभी नहीं कर सकती, मत करो उसकी जिंदगी बर्बाद, छोड़ दो उसे। अंश के आदमियों ने हीर की फैमिली वालों को पकड़ा हुआ था, इसीलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वही दादी तो अभी भी अपना सिर पकड़े हुए रोए जा रही थी। पंडित जी डर के मारे जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ रहे थे ताकि किसी तरह से यह शादी पूरी करवाकर वो वहां से खिसक सके, क्योंकि उन्हें तो अपनी खुद की जान की पड़ी हुई थी। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद ही पंडित जी ने कहा, आप लोग अग्नि को साक्षी मानकर इसके चारों तरफ फेरे लीजिए। अंश हीर का हाथ पकड़कर अग्नि के चारों तरफ फेरे लेने लगा। हीर अभी भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और रोते हुए उसे छोड़ देने की भीख मांग रही थी, पर अंश को उसके रोने का, उसके गिड़गिड़ाने का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था।
कुछ ही देर बाद फेरे संपन्न हुए तो पंडित जी ने उनसे कहा, अब कन्या की मांग में सिंदूर भर दीजिए। अंश ने सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर लेकर हीर की मांग में भर दिया। हीर अभी भी रोए जा रही थी और बेबसी से अपने माँ बाप को देखे जा रही थी। पंडित जी ने अंश से कहा, अब कन्या की गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहना दीजिए। अब मंगलसूत्र तो वहां नहीं था, तो अंश ने अपने गले में पहनी हुई गोल्ड डायमंड की चेन उतार कर हीर को पहना दी। इसी के साथ पंडित जी ने कहा, अब आप दोनों की शादी संपन्न हुई और आप दोनों पति पत्नी हुए। खड़े होकर अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। अंश ने एक विनिंग स्माइल के साथ हीर की तरफ देखा और उसके कानों की तरफ झुकते हुए कहा, तो बन गई ना अब तुम हीर अंश खुराना। फिर उसे खींचते हुए मंडप से बाहर लाया और कहा, चलो तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, मिल लो अपने परिवार वालों से, तुम्हें अपने ससुराल भी तो जाना है, अपने पति के साथ। कहकर अंश ने हीर को उसके माँ बाप की तरफ धकेल दिया। सुधा ने जल्दी से आगे बढ़कर हीर को अपनी बाहों में संभाल लिया। हीर रोते हुए अपनी माँ से बोली, माँ मुझे नहीं जाना इनके साथ, मैं नहीं मानती इस शादी को, प्लीज मुझे घर ले चलिए। सुधा भी हीर को गले से लगाए जोर जोर से रो रही थी। फिर उसने हीर को अपने पीछे छिपाते हुए गुस्से से अंश से कहा, नहीं भेजूंगी मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। अंश सुधा के सामने आकर खड़ा हो गया और एक नज़र पीछे खड़ी हुई हीर की तरफ देखते हुए कहा, सासू माँ मुझसे झगड़ने की बजाय अपनी बेटी को समझाए कि शादी के बाद उसके पति का घर ही उसका घर होता है, आप भी कैसे बच्चों वाली जिद कर रही है। तभी ऋषु जो कब से ये सब तमाशा देख रहा था वह आगे आते हुए बोला, नहीं, मेरी बहन जब आपके साथ नहीं जाना चाहती है तो आपके साथ नहीं जाएगी। फिर अपनी बहन से, दी मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, आप रोइए मत। अंश ने ऋषु की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, बच्चे माना, तुम्हें बहुत याद आएगी अपनी बहन की, लेकिन अब तुम्हारी बहन को तुम्हारे जीजाजी के साथ जाना ही होगा। कहकर अंश ने वापस हीर का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अब अपने ससुराल जाने का वक्त आ गया बीवी। कहकर अंश उसे खींचते हुए अपने साथ बाहर ले गया। वही सुधा और ऋषु जैसे ही उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े और अंश के आदमियों ने उन्हें रोक दिया और वह उन्हें तब तक रोके खड़े रहे जब तक कि अंश हीर को लेकर वहां से चला नहीं गया। एपिसोड 33। ऋषु जो कब से ये सब तमाशा देख रहा था वह आगे आते हुए बोला, नहीं, मेरी बहन जब आपके साथ नहीं जाना चाहती है तो आपके साथ नहीं जाएगी। फिर अपनी बहन से, दी मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, आप रोइए मत। अंश ने ऋषु की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, बच्चे माना, तुम्हें बहुत याद आएगी अपनी बहन की, लेकिन अब तुम्हारी बहन को तुम्हारे जीजाजी के साथ जाना ही होगा। कहकर अंश ने वापस हीर का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अब अपने ससुराल जाने का वक्त आ गया बीवी। कहकर अंश उसे खींचते हुए अपने साथ बाहर ले गया। वही सुधा और ऋषु जैसे ही उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े और अंश के आदमियों ने उन्हें रोक दिया और वह उन्हें तब तक रोके खड़े रहे जब तक कि अंश हीर को लेकर वहां से चला नहीं गया। अब आगे अंश हीर का हाथ खींचकर उसे अपने साथ अपनी गाड़ी तक लेकर आया और एक झटके के साथ उसे गाड़ी की पिछली सीट पर धकेल दिया और खुद भी उसके बगल में ही बैठ गया। डोर बंद करने के बाद अंश ने ड्राइवर को गाड़ी ड्राइव करने का ऑर्डर दिया। हीर अभी भी गाड़ी से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, पर अंश ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। कुछ ही देर में ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और अंश ने गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर हीर को अपनी तरफ खींचा और अपनी गहरी आवाज में कहा, अब रोना बंद करो, क्योंकि तुम भी जानती हो तुम्हारे रोने से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी अब तुम्हारी शादी मुझे हो चुकी है, इसीलिए अब तुम चाहो या ना चाहो रहना तो अब तुम्हें मेरे साथ ही होगा, वो भी सारी जिंदगी। अंश की बात सुनकर हीर ने अपनी आंसू भरी लाल आंखों से अंश की तरफ देखा और थोड़े गुस्से से कहा, नहीं मानती मैं आपको अपना पति, नहीं मानती मैं इस शादी को। हीर की बात सुनकर अंश ने हीर के गाल को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच यही है कि अब तुम हीर अंश खुराना हो, और इस बात को तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अदरवाइज द होल लाइफ अहेड विल बी वेरी पेनफुल फॉर यू। गॉट इट? हीर सुबकते हुए अंश की आंखों में देख रही थी। हीर की आंखों में इस वक्त दुख, तकलीफ, गुस्सा और शिकायत सब एक साथ नजर आ रही थी। तभी अंश का फोन रिंग करने लगा। अंश ने हीर की आंखों में देखते हुए ही अपनी पॉकेट से फोन निकाला और अपने कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ की बात सुनकर अंश ने सिर्फ इतना कहा, आई एम कमिंग देयर देन लेट्स टॉक। कहकर अंश ने बिना सामने वाले की पूरी बात सुने ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हीर अब दरवाजे के पास सिमटी हुई बैठी सिसक रही थी। अंश ने तिरछी नजर से उसे देखा और सीट की बैकरेस्ट पर अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। अभी भी उसके कानों में हीर के सुबकने की आवाज आ रही थी।
पर अंश ने अब उसे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप ऐसे ही बैठा रहा। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी एक जगह जाकर रुकी। अंश ने अपनी आंखें खोलकर हीर की तरफ देखा, जो अभी भी अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी और अपनी हथेली के पिछले हिस्से से अपनी आंसुओं को पोंछ रही थी। अंश ने गाड़ी का डोर ओपन किया और हीर का हाथ पकड़कर उसे एक बार फिर से खींचकर बाहर निकला। हीर अंश की ऐसी हरकत से एकदम हैरान हड़बड़ा उसे देखने लगी। बाहर ही एक चौपर खड़ा हुआ था। अंश ने झटके से हीर को अपनी गोद में उठाया और चौपर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। फिर अंश के कंधे पर मारते हुए बोली, उतारे मुझे नीचे, मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी, मुझे मेरे माँ पापा के पास जाना है। पर अंश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही अपने कदम चौपर की तरफ बढ़ा दिए। फिर वह हीर को ऐसे ही गोद में लिए ही चौपर में ही बैठ गया। कुछ ही देर बाद चौपर ने अपनी उड़ान भरी। हीर जो अभी भी रोए जा रही थी, इस बार अंश ने उससे सख्ती से कहा, अब रोना बंद करो हीर, क्योंकि तुम्हारा रोना अब मुझे इरिटेट कर रहा है। अंश ने यह बात इतनी तेज कही थी कि डर की वजह से हीर का रोना जैसे एकदम से बंद हो गया और वह सहमी हुई आंखों से अंश को देख रही थी। हीर ने अपनी नजरें झुका ली और चुपचाप बैठ गई। हालांकि वह रो नहीं रही थी, पर उसकी बॉडी अभी भी कांप रही थी, जिससे साफ दिख रहा था कि वह अपने आंसू कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हीर अभी भी अंश की ही गोद में थी और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अंश से कह सके कि वह उसे अपनी गोद से उतार दे, इसीलिए वह चुपचाप ही सर झुकाए बैठी रही। उसे अपनी फैमिली की बहुत चिंता हो रही थी कि पता नहीं पीछे से उनकी फैमिली का क्या हाल होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद सोचते सोचते ही उसे नींद आ गई और नींद में ही उसने अपना सिर अंश के सीने से टिका लिया। अंश ने जब हीर की गहरी सांसों को अपने सीने पर महसूस किया तो उसने अपना सिर झुकाकर हीर के चेहरे की तरफ देखा, जो सोते हुए बहुत ही मासूम लग रही थी और एक छोटी बच्ची की तरह अंश के सीने से सिर टिकाए सो रही थी। हीर को ऐसे देखकर अंश के चेहरे पर जो पहले सख्त भाव थे वह अचानक नॉर्मल हो गए और उसने एक स्माइल के साथ हीर को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वही हीर के माँ बाप की हालत बहुत खराब हो रही थी। सुधा का तो रो रो कर बुरा हाल था, वही अजय जी भी थके हारे से चेयर पर बैठे हुए थे। इस वक्त वह एक हारे हुए बाप की तरह लग रहे थे, जो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। वही ऋषु बार बार अपनी माँ को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। सुधा रोते हुए ही बोले जा रही थी, मेरी बच्ची को मेरे पास लेकर आओ, मेरी मासूम सी बच्ची उस शैतान के पास नहीं रह सकती, वह कैसे रहेगी वहाँ, वो जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर गया है। तभी दादी, जो पहले ही अपना सिर थामे बैठी हुई थी, वह गुस्से से भिनभिनाते हुए बोली, बस करो सुधा, तुम्हारी बच्ची ने खुद ही अपने लिए लड़का ढूंढ लिया था, पहले ही तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कि वह एक लड़के के साथ। कहते कहते दादी रुक गई, फिर दोबारा गुस्से में बोली, ये सब तुम्हारी गलती है। तो सुधा ने रोते हुए ही कहा, माँ जी, मेरी हीर निर्दोष है, वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया था और आप हीर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। हीर आपकी पोती है, आपने शुरू से ही देखा है ना हीर कितनी मासूम रही है, वह तो किसी लड़के से नज़र मिलाकर बात तक नहीं करती। तो दादी ने उसे डांटते हुए कहा, हाँ देखा मैंने, और वह फोटो नहीं देखी तुमने। अब बेहतर होगा कि हीर वहीं पर उसके साथ ही रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इसके बाद जो हमारी बदनामी होगी उस वजह से कोई भी हीर का हाथ थामने को तैयार भी होगा। अब चलो यहाँ से, सारा तमाशा खत्म हो चुका है, कहकर दादी उठी और एक रूम की तरफ बढ़ गई। ऋषु को अपनी दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ कह नहीं सकता था। आखिर वह घर की बड़ी थी और अगर वह गुस्से में दादी को कुछ कहता भी तो जरूर उसे अपने माँ पापा से डांट पड़ती। फिलहाल उसके लिए अपनी माँ को संभालना ज्यादा जरूरी था। अजय जी ने भी थके हुए लहजे में कहा, सुधा वापस चलने की तैयारी करो, हम आज ही निकलेंगे। फिर वो भी उठकर वहां से चले गए। सुधा ने ऋषु को अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी, मेरी बच्ची कैसे रहेगी वह उस शैतान के साथ। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बच्ची को वहां नहीं रहने दूंगी, मैं उसे वापस लेकर आऊंगी, कोई मेरा साथ दे या ना दे। शाम तक वह लोग भी वापस मुंबई के लिए वहां से निकल गए। मुंबई, अंश का चॉपर अंश के प्राइवेट विला के टेरेस पर जाकर लैंड हुआ। उसका ये प्राइवेट विला काफी बड़ा था, काफी लग्जरियस था। हीर अभी भी सो रही थी। अंश उसे गोद में उठाए हुए ही बाहर आया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अंश उसे गोद में ही उठाए हुए एक रूम में आया। ये रूम काफी बड़ा था और अंश का ही था। इस रूम का इंटीरियर ज्यादातर ब्लैक कलर में ही था। अंश ने धीरे से हीर को बेड पर सुलाया और कुछ पल तक वह हीर के मासूम से चेहरे को देखता ही रहा। हीर सोते हुए बहुत ही मासूम और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द अभी भी नजर आ रहा था। उसकी आंखों के किनारे पर अभी भी आंसुओं की रेखाएं बनी हुई थी। लेकिन अंश की नज़र तो हीर की मांग में भरे हुए सिंदूर पर जाकर ठहर गई, जो उसके नाम का था।
जो साफ ही जता रहा था कि अब हीर पर सिर्फ उसका ही अधिकार है और हीर अब उसकी बीवी है। ये सोचते ही अंश के फेस पर स्माइल आ गई, एक विनिंग स्माइल। अंश ने झुककर हीर के सॉफ्ट गालों को अपने अंगूठे से सहलाया और बड़ी ही गहरी आवाज में कहा, अब चाहे तुम रो, तड़पो, चिल्लाओ या फिर गुस्सा हो, रहना तो तुम्हें अब सारी जिंदगी अंश खुराना के साथ है। खुशी खुशी रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन जिद करोगी तो अंश खुराना तुम्हारी जिद तोड़ना अच्छे से जानता है। तभी अंश का फोन फिर से रिंग करने लगा, तो अंश ने अपनी पॉकेट से फोन निकालकर उसे पिक किया और बात करते हुए ही अपने रूम से बाहर निकल गया। रात का वक्त, हीर नींद में ही कसमसा रही थी और नींद में ही वो अपने माँ पापा को बुला रही थी। माँ, पापा, प्लीज मुझे बचाए, माँ मुझे आपके पास आना है। ऋषु, ऋषु को कुछ मत करो, प्लीज उसे कुछ मत करो। तभी हीर एक चीख के साथ उठ झटके से उठ गई। दरअसल उसने एक बुरा सपना देखा था अपनी फैमिली के बारे में ही। हीर हड़बड़ाते हुए अपने आसपास देखने लगी, जैसे अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अपने आप को एक अनजान रूम में देखकर वह घबराई हुई आवाज में ही बोली, मैं कहाँ हूँ, मैं अपने घर पर क्यों नहीं हूँ। तभी हीर बेड से उतरी और दरवाजे की तरफ भागने ही लगी कि तभी उसके कदम एकदम से रुक गए। सामने ही मिरर में उसने अपने अक्स को देखा। उसे अपनी मांग में भरा हुआ सिंदूर नजर आया। उसने अपनी उंगलियों से उस सिंदूर को छूकर देखा और खुद को दुल्हन के जोड़े में देखकर अब उसे सब कुछ याद आ गया कि वह सपना नहीं देख रही है, ये सब हकीकत में उसके साथ हुआ है। अब उसे एक एक करके सारी बीती बातें याद आ रही थी, जिसे याद कर वह धम्म से वही फर्श पर ही बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। कितनी कोशिश की थी ना उसने अंश से दूर रहने की, कितनी कोशिश की थी उसके माँ बाप ने उसे अंश खुराना से बचाने की, पर कोई कुछ नहीं कर पाया अंश खुराना की जिद के आगे। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी रूम के अंदर आई। यह कोई और नहीं अंश खुराना ही था। हीर अभी भी रोए जा रही थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है, तो हीर ने अपना चेहरा उठाकर उस शख्स की तरफ देखा। अंश खुराना को एक बार फिर अपने सामने देखकर हीर डरकर पीछे की तरफ खिसकने लगी। मेरे पास मत आना, मुझे आपसे नफरत है, आपसे बहुत ज्यादा नफरत है मुझे। अंश एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ हीर को देख रहा था। अंश अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। अंश जितना हीर के करीब आ रहा था, हीर उतना ही उससे दूर खिसकती जा रही थी। फिर एक वक्त बाद हीर के पास पीछे खिसकने की जगह भी नहीं बची, क्योंकि उसकी बैक दीवार से लग गई थी। हीर घुटने मोड़कर खुद में ही सिमट गई और रोने लगी। अंश अपनी पंजों के बल उसके सामने बैठा और अपनी एक बांह अपने घुटने पर रख, दूसरे हाथ की उंगली से हीर के गाल पर लुढ़क आए आंसू को अपनी उंगली पर लिया और उस आंसू की बूंद देखते हुए उसे अपने अंगूठे से रब करते हुए कहा, कितना रोती हो यार तुम, कहाँ से लाती हो इतने आंसू। फिर एक मखौल उड़ाने वाली हंसी के साथ, वैसे इन आंसुओं की जिम्मेदार भी तुम खुद हो। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा, जैसा तुम लोगों के यहाँ होता है वैसे ही, फिर तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुम लोगों ने अंश खुराना को समझने में गलती कर दी, इसीलिए उसकी वार्निंग को इग्नोर किया। अब उसकी सजा तुम लोगों को देनी ही थी ना, खास करके तुम्हें। हीर कहने के साथ ही अंश ने हीर की बांह पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, अब ये रोना धोना बंद करो, क्योंकि आज हमारी सुहागरात है और मुझे अपनी सुहागरात में किसी भी तरह का रोना धोना नहीं चाहिए। अंशी बातें सुनकर हीर का दिल अब घबराहट से जोर जोर से धड़कने लगा। वह तो अंश के साथ 2 मिनट भी अकेले नहीं रह सकती थी और अंश तो उसके सामने उसकी सुहागरात की बात कर रहा है। हीर अंश से बचने के लिए जल्दी से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ भागी और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। अंश ने उसे डोर की तरफ भागते हुए देखा और आराम से आकर बेड पर बैठ गया और हीर की सारी हरकतों को एक तिरछी स्माइल के साथ देखने लगा। हीर से दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि अंश ने उसे रिमोट कंट्रोल से लॉक किया था। हीर अब जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी, कोई दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हीर काफ़ी देर तक कोशिश करती रही, पर यह अंश का विला था और अंश के ऑर्डर के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो भला किसी की हिम्मत कैसे हो सकती थी कि उसके रूम का डोर उसकी परमिशन के बिना ओपन कर दे। अंश ने बिना किसी भाव के कहा, कोशिश करना बंद कर दो, क्योंकि दरवाज़ा कोई नहीं खोलने वाला, और चुपचाप इधर आओ। हीर ने पलटकर एक बार अंश तरफ देखा और अपना सिर ना में हिलाया। अंश ने एक बार फिर थोड़ा सख्ती से कहा, चुपचाप इधर आओ हीर, क्योंकि तुम्हारी हरकतें अब मुझे गुस्सा दिला रही है, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तब ना तुम मेरे गुस्से को और न ही मुझे झेल पाओगी, सो कम टू मी। हीर वैसे ही दरवाजे से सटकर खड़ी रही और उसने डर से अपने लहंगे को अपनी मुट्ठी में भर लिया। उसकी हिम्मत नहीं थी अंश के पास जाने की। वही अपनी बात न मानते देख अंश को अब तेज गुस्सा आया।
वो बेड से उठा और उसने अपने कदम हीर की तरफ बढ़ा दिए। तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती, कहकर वो हीर के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए कहा, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम पर गुस्सा न करूँ, लेकिन तुम्हारी हरकतें हमेशा मुझे गुस्सा दिलाने का काम ही करती है। अंश ने इतना पास आने से हीर उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर धकेलना शुरू कर दिया, पर वह उसको खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वही अंश हीर की बांह को पकड़कर उसे खींचते हुए बेड के पास लाया और झटके से उसे बेड की तरफ धकेल दिया। हीर मुंह के बल बेड पर जाकर गिरी, फिर उसने डर से पलटकर उसकी तरफ देखा। अंश ने अपना ब्लेजर उतारकर एक तरफ फेंका और अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए गुस्से से हीर को घूरने लगा। फिर उसने अपना एक पैर बेड पर रखा और अपने घुटने पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बीवी, तुम अपनी हिम्मत दिखाते वक्त भूल जाती हो कि तुम किसके सामने हो, कहकर उसने झटके से हीर के दुपट्टे को खींचकर फर्श पर फेंक दिया। हीर अब उसके सामने चोली और लहंगे में ही थी। हीर ने जल्दी से खुद को अपने दोनों हाथों से कवर करने की कोशिश की। वही अंश अपनी इंटेंस नजरों से हीर को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। हीर ऐसे देखकर अंश के होठों पर अब एक डेविल स्माइल आ गई। हीर डर से पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अंश ने हीर के पैर को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बीवी बनाया है तुम्हें तो हक तो बनता है ना मेरा। अंश के ऐसे खींचने से हीर का लहंगा उसके पैरों से थोड़ा सा ऊपर हो गया। वही अंश ने हीर के पैरों की तरफ देखा। एकदम स्मूथ और गोरे बेदाग पैरों को देखकर अंश को अपनी बॉडी में एक तरह की हलचल महसूस हुई। वह अपने सख्त हाथों से हीर के पैरों को सहलाने लगा। हीर को अंश की इस हरकत से बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वह बार बार अंश की पकड़ से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अंश ने उसके पैरों पर अपनी पकड़ को कसते हुए कहा, डोंट मूव। अंश ने यह बात कुछ इस तरह से कही थी कि हीर डर की वजह से एकदम फ्रिज हो गई। उसके लिए तो डर की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वही अंश की हरकत बढ़ती ही जा रही थी। उसका हाथ धीरे धीरे उसके पैरों से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। हीर के लिए यह एहसास नया ही था, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे इस तरह से नहीं छुआ था। इसीलिए वह बार बार खुद में ही सिमट रही थी। अंश ने अपनी नज़र उठाकर हीर की तरफ देखा, जिसका चेहरा शर्म से और डर से बिल्कुल लाल हो गया था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। अंश ने हीर के पैरों को छोड़ा और उसके ऊपर ही आ गया। हीर ने अब तक अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। अंश ने हीर के होठों को रब करते हुए कहा, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो बीवी, एकदम प्योर। कहने के साथ अंश ने हीर के होठों पर अपने होंठ रख दिए और एक पैशन के साथ उन्हें चूमने लगा। हीर बार बार अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी। हीर के ऐसा करने से अंश ने हीर के गालों को कसकर पकड़ लिया, जिस वजह से हीर अपना चेहरा नहीं हिला पा रही थी। अब अंश उसे और भी ज्यादा डीपली किस करने लगा, जिससे हीर की हालत खराब हो रही थी। अंश उसके सॉफ्ट होंठों को ऐसे चूम रहा था जैसे वह उन्हें खा ही जाएगा। इसी के साथ अंश का दूसरा हाथ हीर की नाजुक सी पतली कमर को बहुत ही सेंसुअल तरीके से सहला रहा था। हीर अब अंश का सामना करते हुए थक चुकी थी। उसमें अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह अंश को रेसिस्ट कर पाए। इसीलिए उसने भी अपनी बॉडी पूरी तरह से ढीली छोड़ दी, पर उसकी आंखों के किनारे से अभी भी आंसू बह रहे थे, क्योंकि अब उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि वह अंश से बच पाएगी। वो जितनी कोशिश कर सकती थी उसने की, पर अंश जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के सामने भला नाजुक सी हीर क्या ही कर पाती। वहीं हीर का मखमली जिस्म और उसके जिस्म से आती मदहोश कर देने वाली भीनी भीनी महक अंश को पागल कर रही थी। वह धीरे धीरे बहुत ही वाइल्ड होता जा रहा था। अंश की वाइल्डनेस अब हीर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद अंश ने हीर के होठों को छोड़ दिया। अंश के छोड़ते ही हीर ने एक गहरी सांस ली, जैसे काफी देर से वह सांस ले ही नहीं रही हो। हीर को ऐसा करते थे देख अंश ने स्माइल के साथ कहा, तुम्हारी तो एक किस में ही हालत खराब हो जाती है, तो आगे तुम सब कुछ कैसे झेलोगी? हीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही अपनी आंखें बंद किए लेटी रही। तभी अंश की नज़र हीर के सीने की तरफ गई, जो सांस लेने की वजह से अप एंड डाउन हो रहा था। इसे देखकर अंश अपना कंट्रोल खुद पर से खोने लगा। एपिसोड 34। वहीं हीर का मखमली जिस्म और उसके जिस्म से आती मदहोश कर देने वाली भीनी भीनी महक अंश को पागल कर रही थी। वह धीरे धीरे बहुत ही वाइल्ड होता जा रहा था। अंश की वाइल्डनेस अब हीर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद अंश ने हीर के होठों को छोड़ दिया। अंश के छोड़ते ही हीर ने एक गहरी सांस ली, जैसे काफी देर से वह सांस ले ही नहीं रही हो। हीर को ऐसा करते थे देख अंश ने स्माइल के साथ कहा, तुम्हारी तो एक किस में ही हालत खराब हो जाती है, तो आगे तुम सब कुछ कैसे झेलोगी? हीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही अपनी आंखें बंद किए लेटी रही। तभी अंश की नज़र हीर के सीने की तरफ गई,
जो सांस लेने की वजह से अप एंड डाउन हो रहा था। इसे देखकर अंश अपना कंट्रोल खुद पर से खोने लगा। अब आगे हीर के सीने के ऊपरी सॉफ्ट हिस्से पर अंश ने अपने होंठ रखे और वहां किस करने के साथ बाइट किया। अंश ने बाइट करने से हीर के मुंह से एक चीख निकली। उसके लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह अब जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए ही अंश से खुद को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करने लगी। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे मेरे घर जाना है। आखिर हीर थी तो एक 19 साल की बच्ची ही ना, वह कितना बर्दाश्त करती। रोने की वजह से वो मुश्किल से ही बोल पा रही थी। एक तरफ उसे अंश से डर भी लग रहा था और वह खुद को अंश से बचा भी नहीं पा रही थी। डर की वजह से उसकी पूरी बॉडी काम कर रही थी, जिसे अंश ने भी महसूस किया था। अब बाइट की हुई जगह को अपनी टंग से सहला रहा था। वह आंखें बंद किए हीर को महसूस कर रहा था, लेकिन हीर का रोना, उसका गिड़गिड़ाना उसे बेचैन करने लगा था। उसने चेहरा उठाकर हीर की तरफ देखा। इसकी आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे और उसका मासूम सा चेहरा रोने से बिल्कुल लाल हो गया था। हीर रोते हुए एक मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। हीर को इतना रोते हुए देख अंश की आंखों के एक्सप्रेशन कुछ पलों के लिए सॉफ्ट हो गए। जिस अंश को आज तक कभी किसी के दर्द से, किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ा, वही अब हीर की आंसुओं से, उसकी चीखों से बेचैन हो रहा था। वह चाह कर भी इससे आगे नहीं बढ़ सका और झटके से हीर के ऊपर से उठ गया। फ्रस्ट्रेशन से उसने अपने बालों में हाथ फेरा और एक नज़र हीर की तरफ देखा, जो आप खुद में ही सिमटकर जोर जोर से रोए जा रही थी। हीर अब पैनिक होने लगी थी और रोने की वजह से वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। हीर को ऐसे देखकर पता नहीं अंश के दिल में ऐसा क्या आया कि वह वापस बेड पर बैठा और हीर की बाह को पकड़कर उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से हीर और अंश का चेहरा एकदम करीब आ गया। हीर अभी भी तो रही थी और अंश के सीने पर गुस्से से मार रही थी। आप क्यों आए मेरी जिंदगी में? आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं। आई हेट यू। अंश को हीर के नाजुक हाथों की मार से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसे ही हीर को होल्ड किए बैठा रहा। कुछ देर बाद जब हीर थक गई तो सुबकते हुए अंश को देखने लगी। उसकी आंखों में अंश साफ तौर पर शिकायतें देख पा रहा था। अंश ने जब देखा कि हीर शांत हो गई है तो उसने एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, और कुछ करना या कहना है तुम्हें? हीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नजरें फेर ली। अब अंश ने उसके गालों को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और कहा, आज मैंने छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार तुम्हें छोड़ दूंगा। आइंदा से जब भी मैं तुम्हारे करीब आऊं तो ये आंसू तुम्हारी आंखों से बहने नहीं चाहिए, वरना मेरी दी हुई सजा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, समझी? कहने के साथ ही अंश ने झटके से उसे छोड़ा और बेड से उठकर रूम से बाहर चला गया। हीर ने अंश को जाते हुए देखा तो अब जाकर उसकी सांस में सांस आए। वह काफी देर तक ऐसे ही बेड पर घुटने मोड़ बैठी रही। कुछ देर बाद उसका रोना बंद हुआ और वह खुद से ही बोली, हीर अगर तू ऐसे रोती रहेगी तो फिर अपने घर कैसे जा पाएगी? अब तुझे ही कुछ करना होगा, तुझे कैसे भी करके शैतान की कैद से भगाना होगा। तू ऐसे ही हार नहीं मान सकती। कहकर उसने अपनी हथेली के पिछले भाग से अपने आंसुओं को साफ किया और बेड से नीचे उतर गई। वह वॉशरूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसकी नज़र डोर पर गई। हीर ने खुद से कहा, मैं जल्दी से रूम को अंदर से लॉक कर देती हूँ, फिर वो अंदर ही नहीं आ पाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। कहकर हीर ने अपने लहंगे को संभाला और जल्दी से रूम के डोर के पास आई। उनसे अंदर से डोर लॉक कर दिया और 2-3 बार लॉक को चेक करके तसल्ली की। डोर अच्छी तरह से लॉक हो चुका है ना? जब उसे ये तसल्ली हो गई तो वह डोर से थोड़ा दूर हुई। अब ठीक है, अब वो नहीं आ सकते और मैं मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाऊंगी। हाँ, ये सही रहेगा। हीर जल्दी से वॉशरूम में चली गई और उसने वॉश बेसिन के आगे खड़े होकर 2-3 बार अपने चेहरे पर पानी की छींटें मारी। पानी की छींटों से ही उसे काफी रिलैक्स फील हो रहा था। तभी उसकी नज़र सामने मिरर पर गई। उसके होठों पर, उसकी नेक पर और उसके सीने पर दिए हुए अंश की बाइट के निशान पूरी तरह से लाल हो चुके थे। इन्हें देखकर हीर की आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई। फिर उसकी नज़र एक बार फिर अपनी मांग में भरे हुए सिंदूर पर गई, जिसे देखकर हीर को अंश पर बहुत गुस्सा आया और उसे वो पल याद आ गया जब अंश ने उसके साथ जबरदस्ती शादी की थी। वो गुस्से से ही अपनी मांग में भरे हुए सिंदूर को अपनी हथेली से रगड़ने लगी। नहीं मानती मैं इस शादी को, यह सिर्फ एक जबरदस्ती है। ना मैं इन्हें अपना पति मानूंगी और ना मैं इस शादी को मानूंगी। काफी रगड़ने के बाद भी हीर की मांग का सिंदूर छूट न सका, जैसे वह सिंदूर हीर की मांग में उसकी किस्मत बनकर हमेशा हमेशा के लिए बस चुका था। हीर ने कुछ देर बाद टॉवल से अपना फेस पोंछा और वॉशरूम से बाहर आ गई। लहंगा बहुत भारी था और हीर अब इस भारी भरकम लहंगे में बहुत परेशान भी हो रही थी। पर उसके बाद उसके पास अभी चेंज करने के लिए कोई दूसरे कपड़े नहीं थे, इसलिए मजबूरी में उसे इस लहंगे में ही रहना था।
आज पूरे दिन में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उससे उसका मन और शरीर बुरी तरह से थक चुका था। उसने फर्श पर पड़ा हुआ अपना दुपट्टा उठाया और उससे खुद को अच्छे से कवर करके वापस बेड पर आ गई और खुद को समेटे हुए बेड पर ही लेट गई। काफी देर तक हीर आज पूरे दिन में जो हुआ उसके बारे में सोचती रही और धीरे धीरे कर उसकी आंखें नींद से बंद हो गई। वही इसी विला के बार में बैठा हुआ अंश ड्रिंक कर रहा था। दरअसल उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसे हीर के आंसुओं से फर्क क्यों पड़ा। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के इमोशन से, और उसकी आंसुओं से भी नहीं। उसने गलती की और मैंने उसे उसकी सजा दी, और आगे भी अगर वह ऐसी गलती करेगी तो सजा की हकदार होगी। अंश खुराना को किसी के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी नहीं। कहने के साथ ही अंश ने ड्रिंक के गिलास को एक ही सांस में खत्म कर दिया। ड्रिंक करने की वजह से अंश की आंखें अब नशीली होने लगी थी, पर अंश का ड्रिंक करना बंद नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब उस पर नशा पूरी तरह से हावी हो गया, वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अपने रूम के सामने आकर अंश ने जैसे ही डोर को ओपन करने की कोशिश की तो डोर अंदर से बंद था। ये देखकर अंश के होठों पर एक डेविल हंसी आ गई। तो मुझसे बचने के लिए अब ये सब कर रही हो तुम? बहुत इनोसेंट हो तुम यार। अंश ने साइड में ही लगे हुए एक बटन को प्रेस किया और ऑर्डर देने वाले टोन में कहा, ओपन द डोर। इसी के साथ ऑटोमेटिकली डोर अनलॉक हो गया। अंश ने डोर ओपन किया और रूम के अंदर चला गया। उसकी नज़र बेड पर खुद में ही सिमटी हुई सो रही हीर पर गई, जो अपने दोनों हाथों को सीने से लगाए और घुटने मोड़ सो रही थी और अपने दुपट्टे से खुद को अच्छी तरह से कवर किए हुए थी। हीर को ऐसे सोते हुए देखकर अंश के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से हीर के पास आया। सोते हुए भी हीर के चेहरे पर उसका दर्द साफ नजर आ रहा था। अंश ने अपनी उंगलियों से उसके गालों को सहलाया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हर रात तुम मुझसे नहीं बच पाओगी मेरी जान। कर लो आज जितना आराम करना है, क्योंकि अंश खुराना तुम पर हर बार मेहरबान नहीं होगा। कहने के साथ अंश ने अपनी शर्ट के बटन ओपन किए और उसके बगल में ही आकर लेट गया। हीर इस वक्त काफी गहरी नींद में थी, क्योंकि इन सब में वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी। काफी देर तक अंश हीर के चेहरे को देखता रहा, फिर उसने हीर की कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब कर लिया और अपनी बाहों में भर लिया। हीर भी नींद में अंश के सीने में ही सिमट गई और उसने अपना चेहरा अंश के सीने में छुपा लिया। अगर हीर इस वक्त जगी हुई होती तो वो ऐसा करने के बारे में सोचती भी नहीं। अंश ने भी अपना चेहरा हीर की गर्दन में छुपाया और अपनी आंखें बंद कर ली। हीर ने जिस्म की भीनी भीनी महक अंश को एक सुकून पहुंचा रही थी और कुछ ही देर में अंश नींद के आगोश में चला गया। खुराना मैंशन। रात का 1 बजे शिवी बेचैनी से अपने रूम में चहलकदमी करते हुए शिवांश के लौटने का इंतजार कर रही थी। आज एक फैसला शिव अपने लिए लेना चाहती थी, क्योंकि जब से उसे पता चला था कि तानिया लौट आई है, उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। शिवी, अब तुझे ये फैसला करना ही होगा। तू अपने आगे की जिंदगी हमेशा ऐसे ही नहीं बिता सकती। शिवी ने बेचैनी से अपने रूम की वॉल क्लॉक को देखते हुए फ्रस्ट्रेशन से बोली, 1 बज चुका है, अभी तक शिवांश आया क्यों नहीं है? तभी रूम का डोर ओपन हुआ तो शिवांश अपने कंधे पर अपना कोट टांगे अंदर आया। शिवांश को देखकर शिवी ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। शिवी कुछ कहने ही वाली थी कि शिवांश ने शिवी को इग्नोर किया आगे बढ़ गया। शिवी ने शिवांश के पीछे पीछे आते हुए कहा, मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। शिवी की आवाज़ सुनकर शिवांश के कदम वहीं रुक गए और उसने बिना पलटे ही रूड वॉइस में कहा, क्यों, क्या मैंने तुम्हें कहा था मेरे इंतजार करने के लिए? शिवी को आदत थी शिवांश के ऐसे रूड बिहेवियर की, इसीलिए उसने इस बात को इग्नोर किया और शिवांश के सामने आकर कहा, बात बहुत जरूरी है इसलिए मैं आपका वेट कर रही थी। शिवांश ने लापरवाही से कोट को सोफे पर फेंका और थकी हुई आवाज में कहा, इस वक्त मैं बहुत थक चुका हूँ। अब तुम्हें अपनी जो बकवास करनी है सुबह करना, मुझे अभी तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शिवांश की बात सुनकर शिवी को बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वह खुद को शांत करते हुए हिम्मत बटोरकर बोली, बात जरूरी है शिवांश और मुझे आज ही करनी है, क्योंकि जो फैसला मैंने लिया है उस पर मैं कल सुबह ही अमल भी करूंगी। शिवी की बात सुनकर शिवांश ने पलटकर उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी भी तरह का फैसला करने का अधिकार मैंने दिया है? तो शिवी शिवांश की आंखों में देखते हुए कहा, खुद के लिए फैसला लेने का अधिकार मुझे है शिवांश, और मुझ पर आपका हक सिर्फ तभी तक बन सकता है जब तक मैं आपकी बीवी हूँ। और वैसे भी अब तान्या दी लौट आई हैं, तो आपको भी पता होगा ना कि अब वक्त आ चुका है कि आप मुझे डिवोर्स देकर इस रिश्ते से आज़ाद करें। हालांकि यह बात कहते हुए शिवी का दिल अंदर से टूट रहा था, लेकिन वह अपने चेहरे पर दर्द की एक शिकन तक लेकर नहीं आई। आखिर काफी सोचने समझने के बाद उसने यह फैसला लिया था
क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि शिवांश उसे कभी भी अपनी जिंदगी में वो जगह और वह प्यार नहीं देगा जो जगह शिवांश की जिंदगी में तानिया की थी। इसलिए शिवी ने इस रिश्ते से मूव ऑन करने का सोच लिया था। शिवांश कुछ पल तक तो शिवी के चेहरे को देखता रहा, फिर शिवी की बांह को कसकर पकड़ते हुए कहा, यह अचानक से मुझसे डिवोर्स लेने की बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? खुद से आई है या किसी ने डाली है? शिवी ने शिवांश के हाथ को अपनी बांह से हटाते हुए कहा, ये बात आपके दिमाग में बहुत पहले ही आ चुकी थी शिवांश, और आपने ही तो कहा था ना, जैसे ही तान्या दी लौट आएंगी आप मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। अब तो वह लौट आई है ना, तो फिर मैं इस रिश्ते में क्यों रहूं जो सिर्फ मुझे दर्द के सिवा कुछ नहीं दे सकता है? आप उनसे प्यार करते हैं ना, तो मुझे डिवोर्स देकर आप उनसे शादी कर लीजिए, कम से कम आपको तो आपके हिस्से की खुशी। कहते हुए शिवी अचानक से रुक गई और अपनी नज़र झुकाए इधर उधर देखते हुए बोले, कम से कम आपको अपनी हिस्से की खुशी तो मिलेगी ना? ये बात शिवी ने किस तरह से कही थी यह सिर्फ वही जानती थी। शिवी बातें शिवांश को गुस्सा दिला रही थी। अब शिवांश को भी नहीं समझ आ रहा था कि उसे शिवी के दूर जाने से भला क्या फर्क पड़ने वाला है। उसने शिवी की दोनों बाहों को पकड़कर उसे अपने करीब किया और दांत पीसते हुए कहा, तुम यहाँ मेरी खुशी का सोच रही हो या अपनी और निखिल की खुशी का? मुझे डिवोर्स देकर तुम निखिल के साथ अपनी नई जर्नी शुरू करने वाली हो, और जरूर यह बात उसने ही तुम्हारे दिमाग में डाली होगी। शिवी ने एक गहरी सांस ली और शिवांश की आंखों में देखते हुए कहा, आपने ही तो कहा था ना कि आपसे डिवोर्स लेने के बाद मैं जहाँ जाऊँ, जिसके साथ रहूँ, कुछ भी करूँ, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर आप इस बात पर इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कल ही इस मेंशन को छोड़ दूंगी, और जब भी आप मुझे डिवोर्स पेपर देंगे मैं उस पर साइन भी कर दूंगी, क्योंकि कल के बाद आपका मेरे ऊपर कोई हक नहीं होगा। कहकर शिवी ने झटके से अपनी बाँह छुड़ाई और जाकर सोफे पर लेट गई और मुंह तक अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। वही शिवांश का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसे पता नहीं क्यों पर शिवी की बातें चुभ रही थी। शिवांश ने जलती हुई नजरों से शिवी की तरफ देखा जो सोफे पर ही ब्लैंकेट से खुद को कवर किए सो रही थी। उसने अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। शावर के नीचे खड़ा हुआ शिवांश मन ही मन एक ही बात बोल रहा था, तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? जाती है तो जाए ना, तू तो वैसे भी उसे डाइवोर्स देने वाला था और अब तानिया लौट आई है, शिवी का तेरी लाइफ में क्या काम? शिवांश जैसे खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी हैरानी हो रही थी कि भला इस वक्त उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या वह शिवी को अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहता, या फिर उसे इस बात का बुरा लग रहा है कि यहाँ से जाने के बाद शिवी उस निखिल के साथ रहने चली जाएगी या फिर उससे शादी कर लेगी? यह बातें शिवांश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने जोर का पंच दीवार पर दे मारा। अब पानी के साथ उसके हाथों से ब्लड भी बहता हुआ फर्श पर बह रहा था। शिवांश ने अपनी आंखों को कसकर बंद किया और कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें इस वक्त पूरी तरह से लाल थी और उनकी आंखों में नजर आ रहे थे कुछ डार्क एक्सप्रेशन और होठों पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल। चेंज करने के बाद शिवांश वापस रूम में आया तो उसने तिरछी नजर से सोफे की तरफ देखा जहां पर शिविर ब्लैंकेट को कसकर पकड़े हुए सुकून से सो रही थी। शिवांश ने कुछ देर तक सोफे के पास ही खड़ा होकर शिवी को एकटक देखता रहा। शिवांश के चेहरे को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ देर बाद उसने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए और पेट के बल वह बेड लेट गया। सुबह का वक्त, नींद में ही हीर को अपने नेक पर किसी की गर्म सांसें और सेक्सुअल टच फील हुआ। हीर ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली तो उसने इस वक्त खुद को अंश की बाहों में पाया। अंश ने हीर को कसकर अपनी बाहों में भरा हुआ था और हीर की नेक को किस कर रहा था। हीर ने उसे दूर करने की कोशिश की, पर अंश तो पूरी तरह से हीर में ही खोया हुआ था। कुछ देर पहले ही अंश की नींद खुली थी। जब उसने हीर को अपने सीने से लगे सोते हुए देखा, हीर को अपने करीब देखकर वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और हीर को कसकर अपनी बाहों में भरा लिया और उसकी नेक को किस करने लगा। हीर अब उसके लिए एक नशा सी बनती जा रही थी जो धीरे धीरे उसके दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था। तभी हीर को याद आया कि उसने तो रात को डोर अंदर से लॉक किया था, फिर अंश अंदर कैसे आया? हीर ने धीरे से कहा, मैंने तो डोर अंदर से बंद किया था, फिर आप अंदर कैसे? हीर अपनी बात पूरी कर पाती अंश ने अपना चेहरा उठाकर हीर की तरफ देखा। हीर की खूबसूरत नीली आंखों को देखकर अंश ने स्माइल करते हुए कहा, बेबी तुम शायद भूल रही हो कि यह मेरा विला है और इस विला में ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो अंश को रोक सके। वैसे कोशिश अच्छी थी। हीर ने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली और कहा, अगर कल की मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो क्या हुआ, पर मैं आपकी कैद में नहीं रहूंगी, मैं आपके पास ही नहीं रहूंगी और चली जाऊंगी यहाँ से। हीर की बात सुनकर अंश ने कुछ पल तक तो हीर को घूर कर देखा और फिर एक डेविल स्माइल के साथ हीर की कमर को जोर से पिंच किया।
दर्द की वजह से हीर के मुंह से एक चीख निकली। उनसे गुस्से से तरफ देखा तो अंश ने एक अजीब सी स्माइल के साथ हीर से कहा, अब तक इतना कुछ हो गया और तुम समझ नहीं पाई कि तुम्हारा अंश खुराना से दूर जाना नामुमकिन है। और तुम? अंश कुछ कहने ही वाला था कि तभी डोर पर नॉक की आवाज आए। अंश और हीर दोनों ने एक साथ डोर की तरफ देखा। अंश ने दोबारा हीर की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई है तो आज रात में अच्छे से समझा दूंगा। हीर कानों के करीब आते हुए, और तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कि तुम पर और तुम्हारी इस जिस्म पर अब सिर्फ अंश खुराना का ही हक है। योर बॉडी इज माइन एंड यू योरसेल्फ आर माइन टू। इसी के साथ अंश झटके से बेड से उठा और डोर की तरह बढ़ गया। अंश ने इस वक्त शर्ट नहीं पहनी हुई थी, सिर्फ एक ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और इस लुक में भी अंश एकदम कातिलाना लग रहा था। अंश को ऐसे देखकर हीर ने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली और मन ही मन कहा, बेशर्म कहीं के। अंश ने डोर ओपन किया तो सामने ही एक सर्वेंट सर झुकाए खड़ा था। अंश ने रूड टोन में कहा, क्या हुआ और सुबह सुबह डोर क्यों नॉक किया? तो सर्वेंट ने सिर झुकाए ही कहा, नीचे मेहमान आई हुई है, उन्होंने आपको नीचे बुलाया है। सर्वेंट की बात सुनकर अंश ने कहा, ठीक है तुम जो, मैं अभी आ रहा हूँ, कहकर अंश ने डोर बंद कर दिया। फिर उसने फिर की तरफ देखा जो खुद को ब्लैंकेट से कवर किए हुए बैठी हुई थी। हीर ने भी सर्वेंट की बात सुन ली थी और वह समझ गई थी कि नीचे जरूर स्वर्णा आंटी आई हुई है, और यह सुनकर हीर की आंखों में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, जिसे अंश ने भी नोटिस किया। अंश ने बेड पर पड़ी हुई अपनी शर्ट को उठाया, उसे पहनते हुए हीर से कहा, ये दिमाग में ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो कि तुम्हें कोई भी मुझसे दूर कर सकता है, समझी? क्या शिवांश वाकई में शिव को खुराना मेंशन से जाने देगा? क्या चल रहा है शिवांश के दिमाग में? क्या स्वर्ण ही को अंश से बचा पाएगी? तो क्या होने वाला है आगे की स्टोरी में जानने के लिए पढ़ते रहिए दीवानगी ए टॉक्सिक लव, सिर्फ पॉकेट एफएम थिएटर पॉकेट नवल रीडर पर। एपिसोड 35। अंश ने डोर ओपन किया तो सामने ही एक सर्वेंट सर झुकाए खड़ा था। अंश ने रूड टोन में कहा, क्या हुआ और सुबह सुबह डोर क्यों नॉक किया? तो सर्वेंट ने सिर झुकाए ही कहा, नीचे मेहमान आई हुई है, उन्होंने आपको नीचे बुलाया है। सर्वेंट की बात सुनकर अंश ने कहा, ठीक है तुम जो, मैं अभी आ रहा हूँ, कहकर अंश ने डोर बंद कर दिया। फिर उसने फिर की तरफ देखा जो खुद को ब्लैंकेट से कवर किए हुए बैठी हुई थी। हीर ने भी सर्वेंट की बात सुन ली थी और वह समझ गई थी कि नीचे जरूर स्वर्णा आंटी आई हुई है, और यह सुनकर हीर की आंखों में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, जिसे अंश ने भी नोटिस किया। अंश ने बेड पर पड़ी हुई अपनी शर्ट को उठाया, उसे पहनते हुए हीर से कहा, ये दिमाग में ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो कि तुम्हें कोई भी मुझसे दूर कर सकता है, समझी? अब आगे। अंश की बात सुनकर हीर ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली और इधर उधर देखने लगी। अंश रूम से बाहर चला गया। नीचे ही स्वर्णा जी गुस्से से भरी बैठी हुई थी। अपनी माँ को इतना गुस्से में देखकर अंश समझ गया कि उसके किए गए कांड की खबर उसके पेरेंट्स तक पहुंच चुकी है। स्वर्णा जी ने अंश को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखा तो खड़ी होते हुए सख्त आवाज में पूछा, अंश, हीर कहाँ है? अंश नीचे आकर सोफे पर बैठते हुए बोला, वहीं जहां उसे होना चाहिए, मेरे रूम में। अंश ने यह बात इतनी लापरवाही से कही थी जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। वही स्वर्णा जी हैरानी से अंश को देखने लगी कि अंश इस बात को इतनी आसानी से कैसे बोल सकता है। स्वर्णा अंश के सामने आते हुए बोली, अंश, चुपचाप हीर को नीचे बुलाओ, मैं खुद उसे उसके घर छोड़कर आऊंगी। अंश खड़े होकर बोला, आप क्यों छोड़कर आएंगी उसे उसके घर पर? अब वो मेरी बीवी है और जिसने भी आप तक ये खबर पहुंचाई है तो उसने ये भी बताया होगा कि मैंने उससे शादी कर ली है, तो उस हिसाब से अब उसे मेरे साथ रहना चाहिए। स्वर्णा जी को अपने बेटे की बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक लड़की के साथ ऐसा करके वो इतना नॉर्मल कैसे बात कर सकता है। वह अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं पाए और एक जोर का थप्पड़ और उसके गाल पर लगा दिया, जिस वजह से अंश का चेहरा एक तरफ झुक गया। अंश ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस ली। सामने उसकी माँ थी, इसलिए उसने किसी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल किया। फिर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, आप चाहे मुझे 10 थप्पड़ मार ले, लेकिन जो मेरा है उसे मैं अपने पास ही रखूंगा। और आपको तो मैं ये बातें बहुत पहले ही बोल चुका था ना कि मेरी बीवी हीर ही बनेगी, कोई और नहीं, और अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और का होने भी नहीं दूंगा। कहते हुए अंश की आंखों में एक जुनून नजर आने लगा, जिसे स्वर्णा जी ने भी नोटिस किया था। कुछ पल के लिए तो स्वर्णा जी भी अंश की जुनूनियत देख हैरान रह गई। फिर अंश की हरकत याद आते ही उन्होंने एक बार भी गुस्से से अंश की आंखों में देखते हुए कहा, जबरदस्ती की बीवी है ना? क्या हीर तुमसे शादी करना चाहती थी? नहीं है ना? जिस तरह से उसकी शादी में जाकर तुमने तमाशा क्रिएट किया, उसके परिवार की और उसकी बदनामी की और उसके साथ जबरदस्ती फेरे ले लिए, क्या इस तरह से शादी की जाती है?
तुमने एक मासूम लड़की के कैरेक्टर का तमाशा बनाकर रख दिया अंश, और तुम उसे शादी का नाम दे रहे हो। अपनी माँ की बात सुनकर अंश ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे ये सब करने के लिए उन लोगों ने ही मजबूर किया था, और अगर मैं उस वक्त वहाँ नहीं पहुँचता तो वो लोग हीर की शादी किसी और से करवा चुके होते और मैं ऐसा कभी होने नहीं दे सकता था। स्वर्णा जी को अंश पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उससे भी ज्यादा गुस्सा उन्हें खुद पर आ रहा था, क्योंकि उनके होते हुए भी अंश ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। स्वर्णा जी ने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया, फिर अंश को समझाने वाली टोन में बोली, देखो अंश, ये सब सही नहीं है, और हीर पर सबसे पहला हक उसके माँ बाप का है। अपनी बच्ची की शादी करवाने का फैसला उनका होना चाहिए, पर तुमने जो किया है ना, वह बहुत गलत है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने हीर से जबरदस्ती शादी कर ली तो क्या वह इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी? क्या वह तुम्हें अपना पति मानेगी? अंश ने अब गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, मानना पड़ेगा। अंश, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम। स्वर्णा कुछ और बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ गई, जहां पर हीर खड़ी हुई थी। हीर अपने लहंगे को संभाले जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए बोली, आंटी प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए, मेरी हेल्प कीजिए। हीर भागते हुए स्वर्णा जी के सामने आकर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, आंटी ये मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं, और वहाँ पर भी इन्होंने हम सब के साथ बहुत कुछ गलत किया और इन्होंने मुझसे जबरदस्ती शादी की। मैं नहीं मानती इस शादी को, ये सब कुछ गलत है। प्लीज आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए और इनसे कहिए ना कि मेरा पीछा छोड़ दे। हीर बच्चों की तरह रोते हुए स्वर्णा जी से अंश की शिकायत कर रही थी। हीर को ऐसे देखकर स्वर्णा जी को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने गुस्से भरी नज़र से अंश को देखा जो हीर को ही घूर रहा था। फिर स्वर्णा जी ने हीर के गाल पर हाथ रखते हुए उसे शांत करवाते हुए कहा, शांत हो जाओ बच्चा, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी तुम्हारे घर, पहले रोना बंद करो और कुछ नहीं करेगा ये तुम्हें। तभी अंश, जिसे हीर को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई थी, उसने अपनी भारी और सर्द आवाज में कहा, कहीं नहीं जाओगी तुम, समझी? चुपचाप वापस अपने रूम में जाओ, अंश ने ऑर्डर देने वाली टोन में कहा। अंश की बात सुनकर हीर जल्दी से डरकर स्वर्णा जी पीछे खड़ी हो गई और कसकर उसने स्वर्णा जी को पकड़ लिया। अंश अभी भी हीर को ही घूरे जा रहा था। वही हीर अपनी सहमी हुई नीली आंखों से अंश को देख रही थी। हीर की अपनी बात ना मानते देखकर अब अंश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सुना नहीं तुमने? मैंने कहा अपने रूम में जाओ। हीर ने अपना सिर ना में हिलाया। स्वर्णा ने अंश को डांटते हुए कहा, आवाज नीचे रखो अंश, जब तुम मेरे सामने इसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो तो मेरी पीठ पीछे तुमने इसके साथ क्या क्या नहीं किया होगा, इसीलिए इसके माँ बाप इसकी शादी कहीं और करवाने वाले थे, वह भी तुम्हारी हरकतों की वजह से। फिर हीर की तरफ मुड़ते हुए, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आऊंगी, तुम चिंता मत करो और तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। हम। हीर ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। अंश ने अपनी माँ से कहा, मॉम, यह आप सही नहीं कर रही है, आप अगर इसे इसके घर छोड़ कर आई तो मैं वापस उसे वहां से ले आऊंगा। स्वर्ण जानती थी उसका बेटा कितना जिद्दी है और अपनी जिद के आगे वह अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता है। स्वर्णा ने अंश से कहा, अंश हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, फिलहाल के लिए हीर को उसके घर जाना ही होगा। देख नहीं रहे तुम इसकी क्या हालत हो रही है, क्यों बार बार मेरी परवरिश को गलत साबित करने पर तुले हो? अंश कहते हुए स्वर्णा जी का गला रूंध गया। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर अंश का गुस्सा कुछ पल के लिए शांत हुआ। ऐसा नहीं था कि अंश अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता था, पर अपने गुस्से और जिद के आगे कई बार वह उनकी भी बात नहीं मानता था। पर वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, पर अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं। उसने एक नज़र हीर को घूर कर देखा और फिर अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। अंश को वहां से जाते देख हीर ने एक चैन की सांस ली कि शायद अपनी स्वर्णा जी के कहने पर अंश उसका पीछा छोड़ देगा। स्वर्णा जी ने फिर हीर से कहा, चलो बेटा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। हीर ने एक नज़र सीढ़ियों की तरफ देखा और स्वर्णा जी के साथ विला से बाहर आ गई। अपने रूम में आने के बाद अंश अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और गुस्से में आकर वह पूरे रूम को गुस्से से तहस नहस करने लगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया हीर, तुम्हें नीचे नहीं आना चाहिए था। तुम्हें क्या लगा कि मेरी मॉम तुम्हें मुझसे बचा लेंगी? नो लिटिल गर्ल, आज मैंने तुम्हें जाने दिया ताकि जब मैं तुम्हें वापस अपने पास लेकर आऊं, तुम्हारे वापस लौटने के सारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूं। कहते हुए अंश के होंठों पर एक शैतानियत भरी स्माइल आ गई। हीर का घर। स्वर्णा जी की गाड़ी हीर के घर के बाहर खड़ी हुई थी। हीर ने स्वर्णा जी की तरफ नम आंखों से देखा और कहा, थैंक यू आंटी, मुझे यहाँ वापस लाने के लिए। स्वर्णा ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, हीर अब तुम अंदर जाओ बेटा।
हीर गाड़ी का डोर ओपन करने ही वाली थी कि तभी वह वापस स्वर्णा जी की तरफ पलटी और पूछा, आंटी अब वो मुझे वापस तो नहीं ले जाएंगे ना? हीर ने ये सवाल बड़ी ही मासूमियत से पूछा था। स्वर्णा जी ने प्यार से हीर की गाल पर हाथ रखा और कहा, हीर फिलहाल के लिए तुम्हें अंदर जाना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। स्वर्णा जी की बात सुनकर हीर जल्दी से अपनी साइड का डोर खोला और गाड़ी से बाहर चली गई। उसे अपने परिवार की चिंता हो रही थी, इसीलिए वह भागते हुए अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गई। स्वर्णा जी ने जानबूझकर हीर के सवाल का जवाब नहीं दिया था, क्योंकि जितना वो अपने बेटे को जानती थी वो आसानी से चुप बैठने वाला नहीं था। स्वर्णा जी की गाड़ी वहां तब तक खड़ी रही जब तक कि हीर अपने घर के अंदर नहीं चली गई। इसके बाद उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चली गई। हीर ने डोर की बेल प्रेस की तो रिशु ने डोर ओपन किया। रिशु ने हैरानी और खुशी के मिले जुले आवाज में कहा, दी आप आ गई। रिशु को सामने देखकर हीर ने जल्दी से रिशु को अपनी गले से लगा लिया और रुंधी आवाज में बोली, हाँ रिशु। फिर रिशु के चेहरे की तरफ देखते हुए, माँ पापा कहाँ है? रिशु ने हीर से कहा, वो अपने रूम में है, पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसीलिए। हीर ने अपने पापा की खराब तबीयत का सुना तो रिशु की पूरी बात सुने भागते हुए अपने माँ पापा के रूम की तरफ चली गई। हीर जब रूम में आए उस वक्त उसके पापा हेड रेस्ट से टेक लगाए हुए बैठे हुए थे और सुधा जी उनके बगल में ही बैठी हुई थी। हीर भागते हुए अपने पापा के पास आए और उनके बगल में ही बैठकर उनके गले लग गई। पापा क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं ना? कहते हुए हीर घबराई हुई नजरों से अजय जी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। हीर को यहाँ देखकर सुधा और अजय जी दोनों ही कुछ पल के लिए तो शॉक्ड ही रह गए। दोनों ने अपनी बेटी को एक साथ हग कर लिया। सुधा रोते हुए अपनी बेटी का चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर बोली, हीर मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? हीर ने रोते हुए कहा, माँ अब मैं आपके पास आ गई हूँ ना, अब मैं ठीक हूँ। कुछ देर बाद जब वह तीनों शांत हुए तो अजय जी ने पूछा, बेटा तुम यहाँ आई कैसे और उसने तुम्हें आने दिया? हीर ने अपने पापा से कहा, पापा वह स्वर्णा आंटी मुझे यहाँ छोड़ कर गई है, वरना वो तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। तभी हीर की दादी की आवाज़ आई, पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, पहले ही हम पर कम मुसीबतें नहीं आई है तुम्हारी वजह से। दादी के अंदर आते हुए बोली। अब तक दादी को भी पता चल गया था कि हीर घर वापस लौट आई है। दादी की आवाज़ सुनकर तीनों ने एक साथ पलटकर दादी की तरफ देखा। दादी गुस्से से हीर को देख रही थी। अजय जी ने दादी से कहा, माँ प्लीज़ आप शांत हो जाए, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो सुधा जी ने भी अजय जी का समर्थन करते हुए कहा, माँ जी अभी तो हीर आए हैं और हमने उससे ढंग से बात भी नहीं की है और आप ऐसी बातें कह रही हैं। दादी ने उन दोनों की बात को इग्नोर किया और सख्त आवाज में हीर से कहा, हीर तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हीर ने अपने माँ बाप की तरफ देखा। दादी ने एक बार फिर सख्त आवाज में बोला, तुमने सुना नहीं, जल्दी से मेरे रूम में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहकर दादी वहां से चली गई। हीर ने अपनी माँ कहा, माँ मैं अभी आती हूँ, कहकर हीर बेड से खड़ी हुई और रूम से बाहर चली गई। सुधा ने अजय जी से कहा, माँ जी कहीं मेरी बच्ची को कुछ उल्टा सीधा ना कहे, इन सब में उसकी तो कोई गलती नहीं है ना। अजय जी ने गहरी सांस लेकर कहा, सुधा मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ और मुझे भी हीर की चिंता है, लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है ये भी तो ठीक नहीं हुआ है ना। कुछ देर बाद हीर चुपचाप सिर झुकाए एक चेयर पर बैठी हुई थी, वहीं दादी उसके सामने ही दूसरी जगह बैठे हुई थी। हीर ने सिर झुकाए हुए ही कहा, दादी मैं वहां नहीं जाऊंगी। दादी ने कठोरता से कहा, हीर वो अब तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें अपने ससुराल में होना चाहिए ना कि यहाँ। हीर ने अपनी दादी की तरफ देखा और कहा, आप सब जानते हैं कि उन्होंने मेरे साथ किस तरह जबरदस्ती शादी की, उसके बावजूद आप मुझे उनके पास जाने के लिए कह रही है। हीर की बात सुनकर दादी ने गहरी सांस ली और इस बार अपने लहजे को थोड़ा नर्म करते हुए कहा, देखो हीर ये सब जो कुछ हुआ है ना, मैं मानती हूँ सही नहीं हुआ, पर तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ था। हीर ने सवालिया नजरों से दादी की तरफ देखा तो दादी ने आगे कहा, इतने स्ट्रेस की वजह से तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो गई है और डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने से साफ मना किया है और अभी भी वह ठीक नहीं है। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद, अगर तुम शादी करने के बावजूद यहाँ रहती हो तो यह समाज तुम्हारे माँ बाप को जीने नहीं देगा। वैसे भी हमारे सब रिश्तेदारों में तुम्हारी बदनामी हो चुकी है, तो सोचो तुम्हारे पापा को लोगों की कितनी बातें सुनने को मिलेंगी और तुम्हारे यहाँ रहने से तो लोग उसका जीना हराम कर देंगे। तुम्हारे पापा भी तुम्हें इस तरह से यहाँ देखेंगे तो भले ही वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता की वजह से वह घुलने लगेंगे।
दादी की बात सुनकर हीर को काफी बुरा भी लग रहा था कि उसकी वजह से उसके पापा की तबीयत खराब हो गई है। दादी ने हीर को समझाते हुए कहा, हीर, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे पापा को पहले ही बीपी की प्रॉब्लम रहती है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा की परेशानी और ना बढ़े तो बेहतर होगा कि तुम आगे वही करो जो हम तुम्हें करने के लिए कहेंगे, क्योंकि इसी में अब तुम्हारी और हम सबकी भलाई है। दादी की बात सुनकर हीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और मन ही मन कहा, मतलब अब मैं उनकी कैद से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी? क्या कोई मेरा साथ नहीं देगा? कैसे रहूंगी मैं उनके साथ? खुराना मेंशन। स्वर्ण, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे बेटे ने जो किया है हमें उसे सुधारना चाहिए, ना कि उसकी किए में उसका साथ देना चाहिए, राजवीर जी ने गुस्से से अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा। तो स्वर्णा भी उनके पास आकर बैठ गई और बोली, राजवीर जी, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ और मैं ये भी मानती हूँ कि अंश ने जो कुछ किया है वह गलत किया है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि शादी तो हुई है, तो इस सच को हम भी नहीं सकते हैं। तो राजवीर ने हैरानी से स्वर्णा की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे बेटे ने जबरदस्ती शादी की है उसे लड़की से, तो क्या हमें इस शादी को मान लेना चाहिए? स्वर्णा ने राजवीर जी को समझाते हुए कहा, मैं यह नहीं कह रही हूँ, बस मैं इतना कह रही हूँ कि अब आगे जो होगा सही तरीके से होगा। हम खुद जाएंगे हीर के घर पर उसका हाथ मांगने के लिए और उसे बहू बनाकर अपने घर लेकर आएंगे। अंश ने अपनी जिद के आगे जो किया गलत किया, पर हम लोग तो बड़े हैं ना, हम इन रीति रिवाज को और रस्मों को अच्छे से समझते हैं। और आप भी जानते हैं शादी कोई खेल नहीं है कि जब मनाए कर ली और जब मनाए तोड़ दी। फिर उन्होंने एक गहरी सांस लेने के बाद, और अंश के एटीट्यूड देखकर मुझे नहीं लगता है कि अंश अब हीर को इतनी आसानी से छोड़ेगा, यहाँ तक कि वह हीर को किसी और का होने भी नहीं देगा। राजवीर जी ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अंश ने जो इतना कुछ किया है, क्या वह लोग अपनी बेटी की शादी अंश से करवाएंगे? स्वर्णा ने स्माइल के साथ कहा, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? स्वर्णा जी की बात सुनकर राजवीर जी ने गहरी सांस ली और बेमन से कहा, ठीक है, जब चलना हो बता देना, कहकर वह उठकर वहां से चले गए। स्वर्णा जी ने उन्हें जाते हुए देखा और मन ही मन कहा, अब जो कुछ भी होगा सही तरीके से होगा, ये शादी भी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।